जो बीजेपी के समर्थक है वो बीजेपी के विरोधी समझने लगे आपको। अब लोग हमें विरोधी समझते हैं तो विरोधी सही, पर हम तो केवल सत्य कह रहे हैं। और हम उस सरकार से सवाल पूछते हैं तो लोगों को लगता है कि हम भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं। कभी अगर आपके द्वारा कोई गलत वीडियो डाला गया जिसकी पुष्टि नहीं हुई वो माफी मांगी? जी नहीं, आज तक हमने पूरी जानकारी के बिना कोई वीडियो नहीं बनाई। मोबाइल लिया और वीडियो बनाने चले गए। पर क्या ऐसे ही आवाज आपकी बुलंद रहेगी? जब तक हमारे प्राणों में सांस है तब तक हम सत्यता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आपके द्वारा वीडियो डाली गई और किसी ने आपको धमकियां दी या फिर वीडियो हटाने तक का कोई दबाव बनाया? तो उनका कहना था कि आप ये वीडियो हटा दो। बिल्कुल, हमारा वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। खुद को आप भगत सिंह मानते हो? भगत सिंह के पद चिन्हों पर चल सकता है। अभी जो भरत तिवारी का जो मामला हुआ, आवाज उठाने वाला व्यक्ति देशद्रोही कहला जाता है। इसमें वो कई अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए नजर आए। इसमें 14 गो रक्षकों को आजीवन कारावास हो गया है। उन 14 लोगों का गुनाह क्या था, गलतियां क्या थी, ये किसी के सामने नहीं आया। हमारे पूरे हिंदुस्तान में अब तो मुस्लिम भी कहने लगे हैं कि गाय को मत काटो, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। क्या हमारी माँ बूढ़ी होने के बाद हम उनको फेंक सकते हैं क्या? तो सवालों के साथ साथ समाधान भी बताया करो। अगर अभी सरकार कांग्रेस की होती तो हम कांग्रेस से सवाल पूछते। आज संजू खाचरोत के पॉडकास्ट पर बैठा हूँ और कल से आपका खुद का भी सोशल मीडिया चैनल है। कल से अगर आपके चैनल के द्वारा कोई चीज गलत हुई तो मैं बिल्कुल अपना माइक और कैमरा लेके आपके खिलाफ जाने में भी कोई संकोच नहीं करूंगा। मैं जैसे वीडियो बनाना स्टार्ट करा था तब कैसा सेटअप था? जी सेटअप वगैरह कुछ नहीं, मित्र का मोबाइल था अच्छा खासा। तूफान का तोड़ मृत्यु है। जयंत सवंतपुरा जी। बीजेपी का लोगो बना हुआ है, कमल का फूल बना हुआ है। सरकार ने कहा था कि फसलों को दाम सही से मिलेगा, किसान की आय 2 गुना हो जाएगी। तो मैं पार्टी भक्त नहीं हूँ बल्कि देशभक्त हूँ। इस तो मेरे पिताजी ने कहा, यार तूने इस पे वीडियो नहीं बनाई कि हम लोग सड़क से उठे हुए बंदे हैं। कैमरे को एक तो स्थिर रखना, धूप में रहना मंजूर है, तो वीडियो सही बननी चाहिए, वरना हमारे साथ भी ऐसी चोरियां हो जाती थी। आपके यहाँ पर जो चोरियां हुई वो किस कारण हुई? आपका सवाल सिस्टम से रहता है या फिर जनता पार्टी से? तो आपने 2 युवाओं का नाम सुना होगा, एक तो रौनक चौधरी और एक परवीन सिंह चौहान। गौशाला अगर खुली हुई है तो फिर गाय सड़कों पर क्यों? जीवन दादा ने जो आंदोलन किया वो व्यक्तिगत कारणों के लिए नहीं किया ना। जो 70 की बिरयानी खिलाई और उसके बाद में मैंने वसूला, हमको ऐसी बातें तो नहीं कर रहे जो हमें डरना चाहिए। राघव चड्ढा को पीएम बनाने तक की सोच ली थी। ऑपरेशन लोटस के बारे में जरूर पूछना। तो आप सभी चीजें आती है, साम दाम दंड भेद, यानी किसी को डराया जा रहा है। सरकार की आलोचना करते हैं अपनी वीडियो में। भाजपा सरकार नहीं रही तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। क्योंकि मेरे धर्म को किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने फिर भी वीडियो डाला। और राम मंदिर बनवाया तो राम मंदिर लूटा भी तो सही। तो वो कौन सा बीजेपी ने लूटा? तो बनाओ और मंदिर भी बनाओ। मतलब खिलाफ तो एक दिन हो ही जाओगे। हमें लगा कि हम आपसे सवाल करें। बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए। कहते हैं कि आवाज छोटी हो सकती है लेकिन असर बड़ा होना चाहिए। आज जो हमारे साथ में 2 युवा है ये सीधे जनता की बात की जिम्मेदारी लेते हैं। क्या सच कहा मैंने? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने जो बात कही है वो सच भी है और कुछ चीजें उसमें ये भी है कि लोग मानने को तैयार नहीं। कई लोग सोचते हैं कि ये दोनों बस सोशल मीडिया पर अभी कुछ दिनों के लिए उड़ रहे हैं, बाद में ये भी उन्हीं लोगों जैसे बन जाएंगे। नहीं, सोच नहीं रहे हैं क्योंकि हालात ऐसे बना दिए हैं। कई लोगों का कहना है कि आप बीजेपी के विरोधी हैं। जो बीजेपी के समर्थक है वो बीजेपी के विरोधी समझने लगे आपको। दरअसल हम जिस सरकार से सवाल पूछते हैं वो भाजपा की सरकार है, और हम उस सरकार से सवाल पूछते हैं तो लोगों को लगता है कि हम भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं। पर कहने का तो यही है कि आप एक ही पक्षपात करते हो, कभी कांग्रेस के लिए और कभी अदर किसी पार्टी के लिए। तो आपने नहीं बनाया वीडियो। दरअसल अगर हम कांग्रेस से सवाल पूछेंगे तो कांग्रेस क्या कर लेगी? अगर हम कांग्रेस को कहते हैं कि हमारे गांव में सड़क बनाओ तो वो कहां से बनाएगी? वो तो यही कहेगी ना कि पहले हमें सत्ता में लो। इस बात का मैं आपको वर्तमान स्थिति के हिसाब से या फिर अपने क्षेत्र की भाषा में अगर समझाना चाहूँ तो यही है कि मेरे घर पे मेरे पिताजी राशन नहीं ला रहे हैं और मैं राशन का कहने के लिए मेरे पड़ोसी के घर में जा रहा हूँ। अगर मैं पड़ोसी के घर में कहने जाता हूँ कि मेरे घर पे पिताजी राशन नहीं लाएंगे तो पड़ोसी तो यही कहेगा ना कि तेरे घर के मुखिया को वोट। अब भैया मैंने बीजेपी को वोट दिया, ठीक है, मैंने उनको सत्ता में बिठाया, तो जाहिर सी बात है मैं सवाल उन्हीं से करूंगा। और जिस क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार है मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के लोग कांग्रेस की सरकार से सवाल करें कि भैया हम लोगों ने आपको वोट देकर जिताया है और मेरा अधिकार है ये कहने का कि अगर मेरे पिताजी मुझे जरूरत की चीजें नहीं लाके देते हैं तो मैं पिताजी से आंखों में आंखें डाल के सवाल करूंगा। मैं अपने पड़ोसी के घर में तो नहीं जा सकता हूँ। अब लोग हमें विरोधी समझते हैं तो विरोधी सही, पर हम तो केवल सत्य कह रहे हैं। आपके सत्यता की बात अगर करते हो तो जो सोशल मीडिया पर हमने एक वीडियो डाला था उस वीडियो में सबका कहना है कि ये अभी अपनी खिचड़ी बना रहे हैं।
जैसे ही खिचड़ी पकती है या फिर किसी राजनेता के द्वारा अगर दबाव बनता है तो आप वीडियो हटाओगे या फिर ऐसे ही चलता रहेगा, आप ऐसे ही जंग लड़ते रहोगे? देखिए, वीडियो का ऐसा है कि हम दोनों का ही ये मानना है कि अगर मैं जयंत जी से पूछना चाहूंगा कि जयंत आज मैंने एक वीडियो गलत अपलोड कर दी, क्या करना चाहिए? बिल्कुल जनता से माफी मांग के वीडियो हटाना चाहिए। तो आपने अभी तक करा ऐसा कभी? अभी तक अगर तो- आपके द्वारा कोई गलत वीडियो डाला गया जिसकी पुष्टि नहीं हुई वो, और उस पर आपने बनाई गई वीडियो पर आपने कभी ऐसे आकर सामने से माफी मांगी? जी नहीं, आज तक हमने पूरी जानकारी के बिना कोई वीडियो नहीं बनाई। हम हमेशा सत्यता के साथ चलते हैं, हम पूरी जानकारी निकालते हैं, उसी के बाद ही वीडियो बनाते हैं। मतलब कई लोगों को ऐसा लगता होगा, शायद मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये लगता होगा कि ये दोनों का क्या, एक उठे मोबाइल लिया और वीडियो बनाने चले गए। परंतु ऐसा नहीं है। हमें भी कुछ समय लगता है उस चीज को जानने के लिए कि क्या वाकई में वो सच्चाई है या फिर केवल ऐसा चल रहा है कि आज तक न्यूज ने बता दिया कि धर्मेंद्र जी मर चुके हैं तो उनके लिए हमने स्टेटस लगा दिया। नहीं, आज तक की बात करें तो वहां पर तो जब युद्ध चला था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें तो कई सारे ठिकाने ही उड़ा दिए थे। जी बिल्कुल, आधे लाहौर पर कब्जा करवा दिया था। बिल्कुल। तो हम सोशल मीडिया पर इसीलिए जो भरोसा करती है जनता वो इसीलिए करती है। आज तक वाले नहीं बता रहे हैं या फिर जो भी टीवी चैनल नहीं बता पा रहा है उसके कारण तो भरोसा सोशल मीडिया पर कर रही है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उन पर कर रही है। पर क्या ऐसे ही आवाज आपकी बुलंद रहेगी? जब तक हमारे प्राणों में सांस है तब तक हम सत्यता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि किसी पार्टी के दबाव के कारण या फिर सत्ता में कोई हमें ऑफर करता है उसके कारण अगर आवाज दबानी पड़ी, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जब तक ये सांस चल रही तब तक तो सत्य बोलने की हिम्मत मिले। और अगर आगे जाके मुझे ऐसा लगा कि मैं दबने वाला हूँ या फिर मैं किसी न किसी तरीके से अपना रंग बदलने वाला हूं, तो मैं अपना फावड़ा उठाऊंगा और अपनी खेती करने लग जाऊंगा। उसके बाद में या तो आवाज उठाना छोड़ दूंगा या फिर इन सत्ता के गलियारों से कहीं दूर चला जाऊंगा। ऐसा कभी हुआ कि किसी के द्वारा आपके द्वारा वीडियो डाली गई और किसी ने आपको धमकियां दी या फिर वीडियो हटाने तक का कोई दबाव बनाया? ऐसा कभी नहीं, कई बार हो चुका है। अब कहें कि एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है तो मैं ना कहूंगा। अगर आप कहें कि ऐसा बहुत बार हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। अभी मैंने कहा कि ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा है कि कई बार ऐसे वीडियोस रहते हैं जो शायद जो लोग सत्ता में बैठे उन्हें पसंद नहीं आते हैं कि हमने इस पर सफाई दे दी थी और उसके बाद में भी ये दोनों जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि एक किसान की मौत हुई थी और उसके ऊपर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बयान दिया था कि इस गाँव में पानी नहीं गिरा था। हमने पहले वीडियो की पुष्टि करी, जयंत जी ने जो है मृतक के परिजनों से मिले, उनसे मुलाकात करी, उसके बाद में जानकारी मुझे मिली और दोनों ने मिलकर इसके ऊपर वीडियो बनाई। उसके बाद हमें कई जगहों से कॉल आए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ लोगों के, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है वो भी किसी न किसी दबाव में आकर मुझे कॉल करते हो या फिर कुछ हो। तो उनका कहना था कि आप ये वीडियो हटा दो, क्योंकि हम लोग जो वर्तमान सरकार है उसके शुभचिंतक हैं और हम नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ दुर्घटना हो। मतलब कि सीधा तरीका उनका यही था कि वो हमें धमकाना चाहते थे कि आप ये वीडियो डिलीट कर दो वरना आपके साथ कुछ अनहोनी होगी। ठीक है, हमने ये कहा कि वीडियो में अगर कुछ गलत हो तो हम डिलीट करने के लिए तैयार हैं, परंतु जब हमें पता चला कि हमारी वीडियो के अंदर कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जो गलत है, बिल्कुल हमारा वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। आप जाके जयंत जी सावतपुरा, आपकी आईडी में था, जयंत सावतपुरा वाली आईडी में आप जाके देख सकते हैं, वीडियो आज भी उपलब्ध है। दूसरे या तीसरे नंबर पे पिन कर रखी है वीडियो। खुद को आप भगत सिंह मानते हो? जी नहीं 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 नहीं। अगर ये कहा जाए कि आप मुझे भगत सिंह समझते हो या फिर कोई क्रांतिकारी समझते हो, नहीं, आपने जो आपके हालात बताए उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि आप अपने आप को भगत सिंह मान रहे हो। मैं ये कह सकता हूँ कि देश का हर एक युवा भगत सिंह के पद चिन्हों पर चल सकता है, पर वो खुद को भगत सिंह मान ले ये कहना तो बहुत गलत हो जाता है। अभी जो भरत तिवारी का जो मामला हुआ उसमें भी तो यही हुआ। उस इंसान ने क्या करा था, बस आवाज ही उठाई थी। वो भी अपने गांव के लिए, अपने गांव की जो परेशानियां थी, जो गरीब लोग थे उनके लिए आवाज उठाई थी। उसके साथ क्या हुआ? दरअसल अभी हमारे देश में सिस्टम ही कुछ ऐसा हो गया है कि आवाज उठाने वाला व्यक्ति देशद्रोही कहला जाता है। और भरत जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि वो उन्होंने आवाज उठाई थी और उनका इनकाउंटर हो गया। और ऐसा नहीं है कि उस आदमी ने डायरेक्ट हथियार अपना लिए, उनके कई फोटोज और वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कई अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए नजर आए हैं कि साहब मेरे यहाँ पर यह समस्या है, आप इस समस्या का समाधान कीजिए। और वो वीडियो ऐसा भी नहीं है कि 1 महीने पुरानी, 2 महीने पुरानी है। अगर इन फोटोज को आप देखोगे, उन फोटोज को, तो कम से कम महज 2 साल 3 साल इतनी पुरानी है। एक वीडियो मैंने भी देखा, उसमें अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया था। जो उनके हाथ में जो पिस्टल थी वो फेंक दी थी और पुलिस को सरेंडर कर दिया था। उसके बाद भी उसका इनकाउंटर हो गया। तब इसके बाद भी अगर हम वीडियो बनाएं और लोग अगर हमें गलत कहें तो आप बताइए कि हम कहाँ से गलत हैं?
हम तो यह दिखाना चाह रहे हैं कि आप एक व्यक्ति को अगर आप समझा नहीं पा रहे हो और आप उसका डायरेक्ट एनकाउंटर कर रहे हो, तो ये तो वही बात हो गई कि जिस प्रकार से एक समय पे लाल वर्दी की पुलिस आती थी अंग्रेजों की, जिन्होंने जलियांवाला बाग में सिखों को रोकने से वो रुके नहीं, तो उन्होंने वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी बिना उन्हें बताए। और वैसा की वैसा केस भरत जी के साथ हुआ है। वीडियो के अंदर बिल्कुल भरत जी ने अपनी पिस्टल जो थी वो उनके सामने रख दी और कह दिया कि मैं सरेंडर हूं भैया, मैं अपनी जो गलती गुनाह था वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, अब आप जानो और आपका लोकतंत्र जाने। तो क्या वाकई में उनको लोकतंत्र के हिसाब से इंसाफ मिला है? तो हमारे देश की राजनीति किस ओर जा रही है? क्योंकि अभी अगर हमने देखा जाए तो अभी एक पोस्ट देखी थी, उसमें 14 गो रक्षकों को आजीवन कारावास हो गया है। जैसे उन 14 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने दिनों पुराना ये मुद्दा है? अभी हाल ही का है। अभी हाल ही का है। अच्छा, आपने कहीं सुना है कि कल या परसों रेप हुआ और आज उस आदमी को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया गया, फिर तुरंत उसको सजा मिल चुकी? नहीं। उन 14 लोगों का गुनाह क्या था, गलतियां क्या थी, ये किसी के सामने नहीं आया। उन 14 लोगों ने दिन रात एक करी, किसे बचाने के लिए? गौ माता को। गौ माता को बचाने के लिए। हमारे पूरे हिंदुस्तान में अब तो मुस्लिम भी कहने लगे हैं कि गाय को मत काटो, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो। और उसके बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी के आप कई नेताओं के आप वीडियो देख सकते हैं, उनका यही कहना था कि मेरी गाय कटती है तो मेरा दिल कटता है, मैं अपनी गाय को राष्ट्रमाता बनाऊंगा और इसीलिए आप मुझे जिताइए। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ है? पर गाय को लेकर तो आजकल तो ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 14 साल से नीचे वाली गाय माता होती है, 14 साल के बाद वो गाय माता नहीं होती है। आपकी भी एक वीडियो देखी थी मैंने जिसमें गाय को, मिथुन गाय को, वो हमारा कहना नहीं था। हमारे देश के एक सबसे शिक्षित नेता जिन्हें माना जाता है, जिन्हें चलता फिरता गूगल कहा जाता है, सुधांशु जी त्रिवेदी, उनका कहना था कि जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो मिथुन है, जर्सी गाय जिसे हमारे क्षेत्र में बोला जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आज आपने कह दिया कि वो जर्सी गाय जो थी वो मिथुन थी, तो क्या वाकई में जो हमारे घरों पे दूध आ रहा है वो केवल देसी गाय का ही आ रहा है? मतलब इस हिसाब से आपका ये कहना है कि भैया जीव हत्या बंद कर दो लेकिन मिथुन गाय को काट कर खाओ। जहां पे एक लोग ये दिखावा करते हैं कि भैया हमें तो अंडे तक से परहेज है, लेकिन वो तो मिथुन गाय थी यार, उसे काट कर खा लिया तो कौन सी बड़ी बात थी। मतलब कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हम अपनी माँ के अलावा जो माँ की बहन रहती है उसको मासी मान रहे हैं, तो जो जर्सी गाय है वो भी तो एक तरह की गाय है, उसे भी माँ नहीं माना जा सकता है क्या? सही बात। आपने अभी हमसे एक सवाल किया था कि क्या 14 साल के बाद गाय को काट कर खा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। क्या हमारी माँ बूढ़ी होने के बाद हम उनको फेंक सकते हैं क्या? आप ही बता दीजिए। तो फिर हम गाय को 14 साल की होने के बाद माता मानना क्यों बंद कर दें? पर बहुत सारे सवाल तो आपके बस बीजेपी के खिलाफ भी चल रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सत्ता में सरकार भाजपा की ही है। अगर हम कांग्रेस से सवाल पूछेंगे तो वो तो यही कहेगी कि पहले हमें सत्ता में आने दो, उसके बाद हम जवाब देंगे। तो सवालों के साथ साथ समाधान भी बताया करो। आपका कभी ऐसे सवाल हमेशा सरकार से सवाल रहे हैं, समाधान कभी नहीं बताया आपने। देखिए, समाधान का तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक जो छोटा बच्चा रहता है, नन्हा बालक, वो केवल टॉफी मांगने की जिद कर सकता है, उसे ये थोड़ी पता है कि ये टॉफी मेरे लिए अच्छी है या गलत है। अब अगर मैं आपको कहूं कि इस चीजों का समाधान भी मैं ही बता दूं तो मैं खुद को न्यायाधीश थोड़ी कह सकता हूं। सीधे से कट ले लिया। नहीं, इसमें कट की कोई बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि मैं उनसे सवाल केवल सरकारों से नहीं है, मेरा सरकार उन दर्शकों से भी है जो मेरा वीडियो देखते हैं। मेरा सवाल ये है कि भैया आपने जिस पार्टी पे विश्वास किया, जिस पार्टी को आपने जिताया, क्या वाकई में उस पार्टी से आपको राहत मिली? मेरे पिताजी की अगर बात करूं या फिर मेरे घर की अगर बात करूं तो मेरी माताश्री, मेरे पिताजी, मेरी बहनें, यहाँ तक कि मेरे पूरे परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मेरी माताजी जो है वो एक घरेलू हाउसवाइफ है, उनका काम है किचन में खाना बनाना, हमारी देखभाल करना और घर का काम करना। पिताजी का काम है खेती करना, खेती से फसल उगाना और फसल बेच के घर चलाना। अगर पिताजी की बात करूं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो क्या मेरे पिताजी को समय पर खाद मिल रहा है? क्या मेरे पिताजी की फसल सही समय पर मंडी में बिक रही है? और क्या मेरे पिताजी को वाकई में इस सरकार से वो राहत मिल रही जो किसान होने के नाते मिली जाए? अगर मेरी माताजी की बात करूं तो क्या वाकई में गैस की टंकियां समय पे मिल रही है? क्या इतने में गैस की टंकी मिल रही है कि वो दोनों टाइम पर गैस पे चूल्हा जलाकर खाना बना सके? सबसे पहले अगर जब भारतीय जनता पार्टी की बात आई तो आप दोनों किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? जी, शुरू से तो हम भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करते आ रहे हैं और हम सवाल भी भारतीय जनता पार्टी से ही पूछते हैं और हमारी पसंदीदा पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी ही थी। मगर हमने अब नहीं है जी, अब
कुछ नीतियां उनकी ऐसी लगी हमको जो पसंदीदा नहीं, आप सवाल करते हो, अच्छी बात है, पर अब नहीं है जी अब नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ जैसे अब एक मिनट में अगर आपकी आप बात अगर काटना चाहूंगा। अब अगर आपको चांस मिले तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करोगे? अगर ऐसा होता है कि हमें किसी एक पार्टी को चुनना है तो मैं सबसे पहले इस देश को चुनूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक चेहरे को देख के वोट करूंगा या फिर उसकी बातों में आकर वोट करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी मेरी उम्र है बहुत ही कम है, वैसे तो एक नादान परिंदा हूँ, नन्हा सा बालक हूं मैं अगर देखा जाए तो, पर मैं अभी तक की राजनीति में देख चुका हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो गौ को राष्ट्र माता बनाते थे और जो बहुत सारी चीजें करते थे, उन लोगों ने आज तक वो काम कुछ नहीं किए जो उन्होंने वादे किए हैं। ठीक है, अगर मुझे ये मौका मिले कि मुझे एक पार्टी को चुनना है तो मैं निर्दलीय उम्मीदवार को चुनना पसंद करूंगा। जैसे कि निर्दलीय उम्मीदवार कोई भी हो जो मेरे क्षेत्र में अगर अच्छा काम कर रहा है तो मैं चाहूंगा कि यह बंदा क्षेत्र से खड़ा हो और मैं उसको जिताऊंगा। अब अगर जैसे बात आप बोल रहे हो कि मेरी अब पार्टी पसंदीदार नहीं है, तो वो जो गाड़ी के आगे जो कमल का फूल लगा हुआ है वो हट जाएगा? जी वो तो बिल्कुल हटाएंगे, वो तो हटाने की ही चल रही है, पर पसंदीदा पार्टी थी एक समय था, मगर अब नहीं है। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मैं किसान घर से आता हूँ और किसानों को हमारी फसलों का दाम नहीं मिल रहा है। नहीं, किसानों को तो फिक्स कर रखा ना, उनको लाइनमैन बना दिया। खाद की लाइन में लगाएंगे, अगर आप पंजीयन की लाइन में लगा देंगे तो उनको क्या है, लाइनमैन बना दिया। पहले लाइनें लगती थी, अब लाइनमैन बना दिया। बस इसी के खिलाफ है हम। तो बिल्कुल इसी वजह से तो अब कोई पसंदीदा पार्टी नहीं बची। मतलब किसान कहीं भी जाए, कितनी भी मेहनत कर ले, पर उसको लाइन में लगना है। आज जैसी स्थिति है कि मेरे पिताजी पूरे पूरे दिन लाइन में लगते, एक एक बोरी यूरिया की मिलती है और पूरे पूरे 2 या 3 महीने सोसाइटी के आसपास दौड़ते हैं, तब जाके एक एक ट्राली तुलती है। पूरे पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है भैया वगैरह को, उसके बाद में स्लॉट बुक होता है। अब मैं आपको बता दूं, स्लॉट बुक की जैसे जयंत जी ने बात करी, कई बार ऐसा होता है कि पार्टियों द्वारा एक अभियान चलाया जाता है कि सदस्य जोड़ो, ऐसा कुछ रहता है, शायद सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट पे चलता है, जिसमें किसी भी एक पार्टी का मोबाइल में एप्लीकेशन आती है, ब्राउजर वगैरह पर, उनमें सदस्य जुड़ते हैं। और मैंने खुद ने, जब मैं कॉलेज के समय पर जाता था तो मैंने एबीवीपी एनएसयूआई दोनों के साथ काम कर रखा है। एनएसयूआई है जो कांग्रेस की वजह से चलती है, एबीवीपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के काम करती है, और मैंने दोनों की ही साइड चला के देख रखी है। ठीक है, उन दोनों की साइडों में कभी भी ये अंतर नहीं आता है कि साइड जो है वो रुक चुकी है या फिर कोई सदस्य जुड़ नहीं पा रहा है। पर जब मैंने इस बार मेरा खुद का पंजीयन किया तो मैंने 4 रातें लगा दी, तब जाके मेरा पंजीयन का जो स्लॉट है वो बुक हुआ। जैसे कि अभी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आप कोई सरकारी कागज में अपना नाम चेंज या फिर कोई सा भी आपका एक निजी काम करवाने गए, ठीक है, वो काम उस ऑफिस पे नहीं होता है, आप क्या करते हैं कि सीएम हेल्पलाइन नंबर यानी कि 181 पर शिकायत करते हैं। तो जो शिकायत की जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, क्या वो गलत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका अधिकार है कि अगर कोई छोटा अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक अपनी बात रख रहे हैं। तो उस हिसाब से तूफान सिंह और जयंत कलाल कैसे गलत है कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्ट सत्ता से सवाल कर रहे हैं? क्या हमारा सत्ता से सवाल करना गलत है? आप ही सोचो। नहीं, गलत नहीं है, पर लोगों का सबसे ज्यादा ये सवाल था, हमारे कमेंट सेक्शन में भी यही है कि वो लोग कह रहे हैं कि अभी तो आपका चल रहा है, और उसके बाद जब आने वाले टाइम में आपको भी अगर कहीं से कुछ मिल रहा है तो आप भी अंधभक्त बन जाओगे, आप भी वो सारी चीजें इग्नोर करने लग जाओगे जो अक्सर हमने देखा है। और कई लोगों को देखा है जो पहले तो बोलते हैं कि इधर से वोटिंग मशीन में डालो और उधर से बीजेपी का भक्त निकालो, और वो भी उसी पर वोटिंग मशीन में चले गए, राघव जी चड्डा। और सब लोग हर बार जब भी कमेंट देखिए ना, उसमें यही आया है कि ये भी राघव चड्डा के जैसे मिली भगत हो जाएगी इनकी भी। देखिए, हम किसी पार्टी के लगते हुए नहीं है, हमें कोई पार्टी खाने को नहीं देती है। अगर अभी सरकार कांग्रेस की होती तो हम कांग्रेस से सवाल पूछते। और बिल्कुल मैं तो चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी मुझे अपनाना चाहे, अगर कोई पार्टी मेरे पास ऑफर भेजती है, तो मेरे टर्म्स एंड कंडीशन यही रहते हैं कि अगर मेरे साथ या फिर इस जनता के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं बिल्कुल आपके खिलाफ जाने के लिए तैयार हूँ। तो अगर मैं आज संजू खाचरोत के पॉडकास्ट पर बैठा हूँ और कल से आपका खुद का भी सोशल मीडिया चैनल है, कल से अगर आपके चैनल के द्वारा कोई चीज गलत हुई तो मैं बिल्कुल अपना माइक और कैमरा लेके आपके खिलाफ जाने में भी कोई संकोच नहीं करूंगा। और अगर कल से यही चीज मेरे मित्र जयंत सावंतपुरा द्वारा हुई तो मैं बिल्कुल इनके खिलाफ जाने में या फिर ये मेरे खिलाफ जाने में भी संकोच नहीं करेंगे। तो आप दोनों को ऑफर भी मिला होगा, सत्ता के खिलाफ मत बोलो। मिला तो बहुत सी जगहों से है, पर यह है कि हर चीज पर्दे के पीछे रखना अच्छी बात है, बताई नहीं जाती। अभी तक तो कई ऐसे ऑफर आए हैं जो कि अच्छा खासा अमाउंट पे करने को तैयार थे हमको, बट हम बिकने वालों में से नहीं।
और क्या करे साहब इतनी दौलत का, अब बताओ ना कि हम तो उस जगह से निकले हुए लोग हैं कि हमें सुबह उठकर अपने खेत का मुंह देखना है और रात को सोते हुए भी अपनी खेत का मुंह देखना है। हम तो ये है कि जो लोग समझ नहीं रहे उन्हें समझा सकते हैं। आपको समझना आपकी इच्छा, नहीं समझना अपनी इच्छा। मैं जैसे वीडियो बनाना स्टार्ट करा था तब कैसा सेटअप था? जी सेटअप वगैरह कुछ नहीं, मित्र का मोबाइल था अच्छा खासा, तो उसने बोला कि चल मैं बना देता हूँ। हमको एडिटिंग वगैरह भी कोई नॉलेज वगैरह नहीं था, पर उन्होंने बोला कि चलो करते हैं, कोशिश तो करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बस इसी को सोचकर करना। आप दोनों कैसे जुड़े? हमारे जुड़ने का कारण मेन ये है कि मैंने इनकी वीडियो देखी और इन्होंने मेरी वीडियो देखी, तो हमारी मानसिकता लगभग मिलती जुलती थी। फिर हमने सोचा कि एक बार साथ में आवाज उठा कर। तो बचपन में आप दोनों का कोई रिश्ता नहीं था? नहीं, बचपन में था ना। आप मेरे शायद 3 क्लास पीछे थे। जी। ये मेरे 3 क्लास पीछे के जूनियर थे। मतलब कि मैं जिस समय 10th में था आप 7वीं में थे। और तब ये था कि हाँ ये भैया है मेरे स्कूल में पढ़ता है, और इनका ये था कि ये भैया है मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। उस टाइम पे हमारा कोई लेना देना नहीं। 12th के बाद आपका रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग हो गया। उसके बाद भी कई सालों तक हम अलग अलग ही रहे। पढ़ाई कहाँ से करी? जी हमने भाट पचलाना सीखी। भाट पछलाना श्री कृष्ण सुदामा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे हम। और उसके बाद में पता चला कि दोनों की मानसिकता जो है वो एक हो रही है। मतलब कि आप भी चाहते हैं कि मैं सरकार से सवाल करूं, और मेरा भी था कि मैं सरकार से सवाल करूं। हमारी सोच लगभग मिलती जुलती थी। बस यही कारण है कि आज हम आपके सामने हैं। आपकी जो बायो में मैंने एक लाइन पढ़ी है जिसपे लिखा हुआ है कि तूफान का तोड़ मृत्यु है। तो ऐसा है कि बायो में केवल वही चीज नहीं है। मेरे बायो में एक नीचे जीवन सिंह की शेरपुर की आईडी भी टैग है। पर अभी आपने जो लाइन के लिए पूछा है कि तूफान का तोड़ मृत्यु है मेरे दोस्त, तो उसका ऐसा है संजू भैया कि कई बार से जब से वीडियो बनाना चालू किया, ठीक है, बहुत सारे क्रिएटर से लिखते हैं पेड प्रोमो अवेलेबल, मतलब कि आप पैसे डालो बहुत सारे हम प्रमोशन कर देंगे। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मुझे प्रमोशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन नहीं करता हूँ बिल्कुल। जो सच्ची और अच्छी चीजें हैं उनका प्रमोशन करता हूँ। हम दोनों का एक टर्म्स और कंडीशन है कि कभी भी बेटिंग ऐप का प्रमोशन नहीं करेंगे, ठीक है। हम अगर युवाओं को जगा रहे हैं तो उन्हें गलत चीजों में नहीं डालेंगे। अब उसके बाद मेन टॉपिक पे आता हूँ। जो लाइन लिख रखी उसका सीधा सट मतलब ये है कि कई लोग जो हैं वो डराने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं कि यार गिरफ्तारी हो जाएगी, या फिर अगर आपने ऐसा किया आपको वहां बुलाना छोड़ देंगे, आपको ये कर देंगे। तो मेरा ये जवाब है उन लोगों के लिए कि जब तक जिंदा हूं तब तक तो यही काम करूंगा और सत्य बोलने का काम करूंगा। अगर आपको मेरा तोड़ चाहिए वाकई में तो वो मेरी मृत्यु है। जयंत जी एक बात बताइए, आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी जो है जी उस पर एक नाम लिखा हुआ है जयंत सावंतपुरा जी। तो उसका क्या रीजन है? आप तो पुरवाल हो। वो जयंत सावंतपुरा जो है, सावंतपुरा मेरे गांव का नाम है, और मेरा गांव जो है वो दूसरे गांव के मुताबिक 20 से 25 साल पीछे है, क्योंकि मेरे गांव में आज तक सड़क नहीं है, मेरे गांव में आज तक सही से पानी की सुविधा नहीं है, मेरे गांव में अस्पताल वगैरह का कोई सुविधा वगैरह कुछ भी नाम ही नहीं है। मेरे गांव में सड़क ना होने के कारण अक्सर ऐसा हुआ है कि गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी गांव में ही हो जाती बिना डॉक्टर के, क्योंकि अस्पताल तक ले जाने के लिए सड़क ही नहीं है, कीचड़ रहता है, तो बरसात में कैसे ले जाए। बस यही सोचते हुए मैंने सोचा है कि मैं फेमस हो ना हो, मगर मेरे गांव की आवाज ऊंची जानी चाहिए, मेरे गांव में विकास होना चाहिए। बस इसी के चलते मैंने मेरे आईडी के पीछे मेरे गांव का नाम लिख दिया। इंस्टाग्राम पर एक कमेंट पड़ी थी, जो आपने कमेंट सेक्शन का जो ऑप्शन दिया था उसमें कमेंट थी कि जयंत जी भले ही बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाते हुए, पर जो ये जो गाड़ी लेकर आते हैं ना, उस गाड़ी पर एक बीजेपी का लोगो बना हुआ है, कमल का फूल बना हुआ है। एक समय था जब हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, और आज आगे भी अगर सही हुआ तो हम आगे भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहेंगे। मगर होता क्या है कि हमने विश्वास तो किया था सरकार पर, मगर हमारे साथ विश्वासघात हो गया है, तो इसलिए हम आवाज उठाते हैं। क्योंकि जैसे कि विश्वासघात कैसे हुआ कि सरकार ने कहा था कि फसलों को दाम सही से मिलेगा, किसान की आय 2 गुना हो जाएगी, तो आज तक 2 गुना नहीं हुई, किसान पीछे जा रहा है, किसान सुसाइड करने पर मजबूर हो गया है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। अक्सर बड़ी बड़ी किसानों को दिक्कतें आती रहती है। ऐसी कई दिक्कतें, जैसे कि मेरे गांव में मैंने बताया सड़क नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसे कई दिक्कतें को चलते मैं विरोध में हो गया हूँ। विरोध तो क्या मतलब आवाज उठाता हूँ। आपके जैसे घर का अगर बैकग्राउंड देखे तो वो बीजेपी से? जी मेरे घर का बैकग्राउंड भाजपा से ही है, हम भाजपा वाले ही लोग हैं, और हम भाजपा से सवाल इसलिए पूछते हैं कि अगर आप अपनी पसंदीदा पार्टी से सवाल नहीं पूछ पा रहे हो तो आप पार्टी भक्त हो, ना कि देशभक्त हो। क्योंकि अगर आप पार्टी भक्त नहीं होते तो आप जिस पार्टी से हो उस पार्टी से सवाल कर सकते हो। तो मैं पार्टी भक्त नहीं हूँ बल्कि देशभक्त हूँ, इसलिए मैं भाजपा का होकर भाजपा से सवाल पूछता हूँ। ऐसे तो अगर घर में भी कुछ होता होगा, आप बीजेपी के खिलाफ बनाते हो वीडियो और बीजेपी वाले ही हो,
तो घर में भी, रिश्तेदारी में भी ऐसा होता होगा। अक्सर मेरे कुछ रिश्तेदार, मेरे कुछ क्या ज्यादातर ही रिश्तेदार ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के हैं। मेरे घर में, परिवार में देख सकते हैं। तो मैं भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझसे बात करना सही से बंद कर दिया। बहुत सारे मुझे देख के मुंह मोड़ते, क्या ये तो भाजपा का विरोधी है, बस ऐसा देखते हुए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बात करना बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने तो ये तक कहा है कि यार तू जब से भाजपा का विरोध कर रहा है तब से हमारी नजर से उतर गया है। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं भाजपा का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बस उनसे सवाल पूछ रहा हूं। और सवाल पूछना भी चाहिए। सवाल पूछना भी चाहिए। तो अब जैसे कि ऐसे आप लोगों को धमकियां मिलती है, जी जी। कई चौराहे पे गोली वाली, या फिर ऐसे कई सारी ऐसे धमकियां मिलती है, तो घर से ऐसा कोई दबाव नहीं बनता कि आप वीडियो बनाना बंद कर दो? वीडियो बनाना ही क्यों है? देखिए, मैं आपको एक सीधी तरीके से एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप बीज सही से लगाओगे तो पौधा जो है वाकई में खूबसूरत निकलेगा। हमारे घर की अगर हम बात करें, परिवार और गांव तो बहुत दूर की बात है, अगर हम घर की बात करें, इसके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों का कभी ये नहीं कहना था कि तुम दोनों गलत राह पे जा रहे हो। हाँ, तुम दोनों सवाल कर रहे हो, तुम दोनों सच बोल रहे हो। आजकल आप देखोगे हर घर में एक स्मार्टफोन है, हर घर में देश के मुद्दे देखे जाते हैं, हर घर में आप देखोगे तो टीवी पे न्यूज चैनल लगता ही लगता है। तो मेरे पिताजी भी खुद ये कहते हैं कि यार ये चीज गलत हुई है। कल जैसे 14 गौ सेवकों को आजीवन कारावास हुआ, तो मेरे पिताजी ने कहा यार तूने इस पे वीडियो नहीं बनाई। मैंने उनसे कहा कि मेरा कुछ व्यक्तिगत काम था, उसकी वजह से मैं नहीं बना पाया। मतलब घर से भी सपोर्ट मिलता है? हाँ, घर से अगर देखा जाए तो माता पिता की तरफ से तो ये है कि तुम गलत मत करना, किसी के साथ गलत मत करना, तुम्हारी जानकारी कभी गलत नहीं होनी चाहिए। और वीडियो बना रहे हो तो उसमें ये देखना कि हमारे जो वीडियो है अधिकतर अब देखो कि महिलाएं भी देखती हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं, पुरुष भी देखते हैं। तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो वीडियो में गाली गलौज करते हैं। तो हमारे ऊपर बस इसी चीज का प्रेशर रहता है कि वीडियो के अंदर कोई गाली गलौज नहीं होना चाहिए और वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर गाँव की, परिवार की बात करें तो हमने देखा है कि आसपास के जो लोग हैं उनका सपोर्ट हमें ना के बराबर मिलता है। और हमारे घर वालों का भी ये बस यही कहना है कि आवाज उठाओ, पर पूरी जानकारी लेकर आवाज उठाओ, पूरी जानकारी के बिना आवाज मत उठाओ। बस वही है घर वालों का कि आवाज उठाओ, उठा रहे हैं। आप जो वीडियो बनाते हो तो वो ना स्टूडियो और ना सेटअप कुछ भी नहीं है? बिल्कुल जी नहीं। तो कहाँ पे बनाते हो? हमारे भाटपचला नाम एक कॉलोनी है, श्री कृष्ण कुंज करके नाम है उसका। कृष्णा कुंज विहार। हाँ, तो उसमें थोड़ा शांत वातावरण है। शहर में तो क्या है कि अगर कोई कॉलोनी में जाए तो वहाँ पे तो शोर शराबा, हॉर्न वगैरह सुनाई देता है, इसलिए वो थोड़ी शहर से हल्की सी बाहर है। हम उसमें जाके बनाते हैं ताकि वहाँ शांति से वीडियो बना सके, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना। आप जो वीडियो बनाते हो तो इसमें क्या सेटअप है आपके पास, माइक वगैरह? देखिए साहब, मैं तो क्लियरली बोल सकता हूँ कि हम लोग सड़क से उठे हुए बंदे हैं, कोई ज्यादा कुछ नहीं है। जयंत जी के पास iPhone 16 है और एडिटिंग के लिए भी जयंत जी करते हैं, स्क्रिप्टिंग का काम मैं करता हूँ। पर अगर वीडियो का जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो सही साट उन लोगों को मिलना चाहिए जो हमारे वीडियो के अंदर अपना फेस नहीं दिखाते हैं। उन्हें नहीं मतलब है कि हमें लोग जानेंगे पहचानेंगे, कुछ भी नहीं, उनका बस सपोर्ट है हमारे साथ में। और वो हमारे लिए, आप मानोगे कि एक वीडियो कम से कम 2 बार तो रीटेक करनी पड़ती है। ठीक है, भले ही कितना भी कुछ भी करें, कभी नॉइस आ जाती है तो कभी कोई दूसरी समस्या आ जाती है। हमारे मतलब 3 दोस्त हैं। सबसे पहले यशु बना, उसके बाद आशीष राठौड़ और तीसरा आता है हमारा विनोद चौधरी। अधिकतर जो वीडियो हैं वो विनोद चौधरी के हाथ से शूट हुई है। शायद वो अगर इस ब्रॉडकास्ट को देखेगा तो वो सोचेगा कि इन्होंने कैमरामैन के तौर पे मेरा फेस रिवील किया है, बट ये वाकई में अच्छी चीज है कि वो बंदा, अब बात मानो कि हम दोनों तो झाड़ की छांव में खड़े रहते हैं, वो सामने कैमरा पकड़ के सेम पोजीशन में, मतलब कैमरे को एक तो स्थिर रखना, ट्राइपॉड भी नहीं, बिल्कुल ट्राइपॉड का यूज नहीं करते हैं। वो कैमरे को, उस मोबाइल को एडजस्ट करके खड़ा है और कम से कम अगर आधा घंटा भी लगेगा तो बस उसके इशारों में काम चलता है। आप चालू रखो, मैंने कैमरा चालू रख रखा है यहाँ पे। अगर बीच में ऐसा होता है कि किसी कारण से ये अटका या फिर मैं अटका, तो उसका ये भी रहता है कि यही फटाफट कर लो और अच्छे से करो, ये चीज गलत हुई है। अगर वीडियो हमें लग रहा है कि नहीं यार अच्छी हुई है और उसकी नजर में गलत हुई है, उसको धूप में रहना मंजूर है, तो वीडियो सही बननी चाहिए। मतलब उसका खुद का भी कंटेंट क्रिएशन था, उसने छोड़ दिया हमारे लिए कि भैया तुम जो कंटेंट कर रहे हो ना वो सही है यार, मैं अपना कंटेंट छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा आज से। ये जो कैमरे के पीछे की बात है, ये कैमरे के पीछे की बात है। हम तो धूप में खड़े नहीं होते, मगर हमारा कैमरामैन धूप में खड़ा रहता है, पूरे पसीने में हो जाता है, उसके बाद भी हमारी वीडियो बंद नहीं करता है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है ना, स्टिल रहना बहुत बड़ी बात है। और फिर रोज का काम है, रोज का काम। हमसे ज्यादा संघर्ष तो हमारे कैमरामैन का है। और ऐसा भी नहीं है कि रोज का काम है तो उसका जवाब ये रहता है कि नहीं आज नहीं आ पाऊंगा। जब भी मैं कोई जरूरत लगती है,
भाई मेरे को वीडियो शूट करना है, अरे शायद या फिर कुछ तबीयत वगैरह खराब है, वरना अगर मैं अभी भी उसको फोन लगा दूं, जो मुझे इतना ट्रस्ट है कि भाई मेरे को वीडियो शूट करनी है, तो केवल एक ही बात कहता है कि यार ठीक है आप चलो, मैं आ रहा हूँ, आप चलो, मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। वो भी भाड़पसाना से ही है, एक मेरे गाँव से है और एक मरोड़ा से है, और 3 जने इसके लिए हैं क्योंकि व्यक्तिगत काम सभी के जीवन में पड़ते हैं। मान लीजिए कभी किसी को कोई व्यक्तिगत काम है तो उसके लिए सिर्फ 3 से ज्यादा कोई नहीं है, 3 बंदे फिक्स हैं कि तीनों अगर नहीं मिले तो उस दिन भले वीडियो कैंसिल हो जाएगी, पर आएंगे वही। हाँ आएंगे भाई, क्योंकि दूसरे लोगों को हम परेशानी नहीं दे सकते ना यार। अगर हम हर किसी को बोल देंगे उठा के, तो वो कल से कह देगा कि यार तुम लोग तो छांव में खड़े, मेरे को धूप में रख रहे हो, क्योंकि हर इंसान थोड़ी अपनी और मजबूरी फिर रोज रोज का काम है। हाँ, और फिर रोज रोज का काम है। चलिए अब वापस अपन कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं। कमेंट में एक कमेंट आता है, उसमें कहा जाता है कि आपने किसानों के लिए आवाज तो उठाई, ग्राउंड पर जाकर आपने क्या किया? अभी हमारे सोसाइटी पे हर एक ट्राली पे 2 से 3 क्विंटल गेहूं उड़ा दिए जा रहे थे, किसानों को पता नहीं चल रहा था, मतलब हिमालय की कुछ गलती वगैरह से चोरी हो रहे थे किसानों के गेहूं। उस पर हमने वीडियो बनाया, किसानों को जागरूक किया ताकि किसानों के साथ ऐसी चोरियां ना हो, जिससे कई किसानों ने हमको शाबाशी भी दी और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारी वजह से हमारे गेहूं 2 से 3 क्विंटल गेहूं बच गए, वरना हमारे साथ भी ऐसी चोरियां हो जाती थी। तो कुछ ऐसे भी हमने काम किए जिससे किसान भाइयों ने हमको शाबाशी दी। मतलब कि लोगों का कहना है कि तुम किसानों के लिए आवाज उठा रहे हो लेकिन उनके लिए लड़ नहीं रहे हो। तब मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस सोसाइटी के लिए हमने चोरी का वीडियो बनाया, ठीक है, हमने अपनी जानकारी जो थी वो किसानों तक पहुंचा दी, तो क्या ये काम भी हमारा था कि हम जाकर पूछताछ करें? ये काम तो प्रशासन का है ना। अगर मान लो कि मैं उस जो गोडाउन था, गोडाउन के मालिक से जाके सवाल करता हूँ कि भैया आपके यहाँ पर जो चोरियां हुई वो किस कारण हुई, तो भैया सबसे पहले मुझे जवाब ये देते हैं कि तुम कौन हो। अगर उस मालिक की जगह कोई भी होता है, अगर मैं ही होता हूँ और मेरे यहाँ पे कुछ काम होता है, तो मैं सामने वाले से पहला जवाब यही पूछता हूँ कि भैया आप कौन हो। हमारा काम केवल ये है कि हम जानकारी दे रहे हैं, अगर इस जानकारी से आपका फायदा हो रहा है तो आप उस जानकारी को खुद भी तो करो। और ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों ने मतलब किसानों के लिए जो जानकारी दी तो उसकी वजह से किसानों का कोई नुकसान हुआ है। नहीं तो आपकी जो आवाज उठाई गई उसके बाद कुछ ऐसा फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ ना, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। उस सोसाइटी में विधायक भी आए, विधायक प्रतिनिधि भी आए, और बहुत सारे लोगों ने आकर वहां पे जो स्टाफ था उसको पूरा चेंज करवाया, जो चोरियां हो रही थी उसको रुकवाया, और वहां पर उन्होंने व्यवस्था ही ऐसी बनाई कि अब से कोई घटना नहीं होनी चाहिए। और हमारे वीडियो के बाद वहां पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि वीडियो से पहले भी कई लोग थे जो गेहूं तोल कर आए थे और उनका कहना था कि यार आप शायद कुछ दिनों पहले कर देते तो मेरा कुछ फायदा हो जाता। और उसके बाद में भी कुछ लोगों का कहना था कि अच्छा हुआ यार जो तुमने वीडियो बना दिया, उसकी वजह से हमारा फायदा हो गया। तो ऐसी कोई पुष्टि हुई जहां पर ऐसा बताया गया कि उनके द्वारा चोरी हो रही थी? बिल्कुल, वो सारी चीजें कैमरे में कैद है। हमने जो रील डाल रखी है आपकी आईडी से, हाँ जी, इनकी आईडी से, उस रील के अंदर बिल्कुल वो चीजें है कि वहां पे चोरियां हो रही है। क्योंकि हमारे देश की अगर बात करें तो वहां पर चोरियां तो होती है और उसकी बातें भी आती है, पर ये पुष्टि बहुत समय बाद होती है। अभी अगर राम मंदिर को लेकर अगर अपन बात करें तो वहां पर चोरी की गई है, पैसे कहाँ से मिले हैं, पर वो भी पुष्टि नहीं हुई। देखिए, राम मंदिर की अगर बात करें तो राम मंदिर के लिए मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा हमारे देश की सत्ता से। जब राम मंदिर बन रहा था तो राम मंदिर ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक पार्टी ने बनाया है। मेरे घर पर 5 सदस्य हैं और 5 के नाम की रसीद है कि मैंने राम मंदिर को बनाने के लिए चंदा दिया है। तो राम मंदिर के बारे में पूछना मेरा व्यक्तिगत हक है कि मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि राम मंदिर जो है वो मेरे भी पैसों से बना है। वैसे तो मैं खुद को इतना बड़ा नहीं बता सकता हूँ। बने राम मंदिर को लेकर? बनेगी ना, बिल्कुल बनेगी, लेकिन उसके लिए अभी कुछ व्यक्तिगत काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप खुद ही सोचिए कि 15 दिन से आपका ब्रॉडकास्ट की बारी थी और आज 15 दिनों बाद हम आए हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं व्यस्तता है, क्योंकि हम लोग खेती किसाने वाले लोग हैं। अभी जो है खेत का काम चल रहा है, खेत को पूरी तरह से जो है हकाई जुताई चल रही है। अभी अगर बारिश होती है तो 1-2 दिन में अगर कभी बारिश होती है तो वहां बुआई का काम चल जाएगा। तो मैं राम मंदिर की अगर बात करूं तो क्या जो सरकार जिसने कहा था कि हम रामलला को लेकर आए हैं, हमने राम मंदिर बनवाया है, तो क्या वो सरकार अब जनता के सामने ये नहीं कह सकती कि हमारी गलती है कि हमारे यहाँ पे चोरियां हुई है? ये चीजें भी तो कहनी चाहिए ना। जांच बैठी है पर अभी तक कोई पुख्ता प्रूफ ही नहीं आया। वही तो बात है कि सिर्फ जांच बैठी है। हमारे देश का सिस्टम ही अक्सर ऐसा हो गया है कि जांच हो रही है करके सालों निकाल देते हैं, मगर जांच होने में बहुत समय लग जाता है। जैसे कि अगर किसी रेपिस्ट की बात करें तो रेप करने वाला तो वो कर सकता है, पर उसकी जांच चलती रहती है। हाँ। बिल्कुल, वही तो सिस्टम है और इसी के खिलाफ तो हम आवाज उठाते हैं।
नाकारा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। रेप करने वाला बाहर घूमता है और अगर छोटा सा अगर कुछ कांड हो जाता है तो वो अंदर रहता है। बिल्कुल रहता है ना। वही अगर देखा जाए तो गरीबों को अक्सर जेल में और अमीरों को अक्सर बाहर भी बैठा देते हैं। सुपर कार वाली बात आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ। एक सुपर कार वाले अमीर के लड़के ने सुपर कार से 8 से 9 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें 8 से 9 लोगों की जान चली गई थी। तो उसे बदले में उसको सजा क्या मिली? 300 शब्दों का एक लेटर लिखवाया और उसे बरी कर दिया गया। और यहीं पे हमारे मध्य प्रदेश में 14 गोरक्षक जो कि अपनी जान पर खेल के गायों की रक्षा कर रहे थे, जिन्होंने एक पिकअप पकड़ाई जिसमें गायें जा रही थी कटने के लिए, वो पकड़ाई तो उन्हें सजा मिल गई उम्र कैद की। तो ये तो हमारे सिस्टम है। अमीरों को 300 वर्ड का निबंध लिखवा कर बरी कर दिया जाता है और गरीबों को आजीवन कारावास जैसी सजा दे दी जाती है। इनका मतलब एक आया था कि उन 14 भाइयों के लिए भी कुछ पूछ लेना। हाँ बिल्कुल, एक कमेंट था और उस कमेंट पे जवाब मैं भी देना चाहूंगा कि उन 14 भाइयों के लिए कुछ पूछ लेना। तो मेरे भाई जिसने भी ये कमेंट किया था उनके लिए बोलना चाहूंगा कि पता है हमारे देश की हालत ये हो चुकी है कि देश में सभी चाहते हैं कि एक क्रांतिकारी आए, एक कोई अवतार आए जो कि इस देश को सुधारे और इस देश को उस स्थिति पे वापस लाए कि हाँ हम कह सकते हैं कि हमारा देश महान है। चाहते सभी हैं, लेकिन ये कोई नहीं चाहता है कि वो क्रांतिकारी या फिर वो देशभक्त हमारे घर में पैदा हो। वो 14 लोग जो आज उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उनके माता पिता ने कितना संघर्ष किया होगा। अब बताइए उन 14 लोगों की क्या गलती थी? मैं उस सिस्टम से सवाल करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में पूर्णतः आप अगर माने तो 80 से 90% तो मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपका सवाल सिस्टम से रहता है या फिर जनता पार्टी से? नहीं, मेरा सवाल तो सिस्टम से है ना, और सिस्टम में भी भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से सवाल करूंगा कि अगर अभी 90% भारतीय जनता पार्टी है जो कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करने वाली थी, वो पार्टी है। चुनाव से पहले तो गौ माता हमारी गौ माता हुआ करती हाँ, थी। और बिल्कुल अभी चुनाव जब निपट चुका है तो जो गौ रक्षा कर रहे हैं उन लोगों को जेल में डाला रहा है। ये भी जनता पार्टी के ही। हाँ, बिल्कुल हमारे जनता पार्टी का ही काम। जनता पार्टी के ही बहुत सारे नेताओं को देखा होगा आपने। सुधांशु त्रिवेदी जी की जो बात कर लेते हैं, जो कि कहते हैं कि मिथुन को काट कर खाओ और सफेद गाय जो कि देसी गाय रहती है उसे मत खाओ, वो हमारी माता है। तो गायों में भी जातियां देखी जाती है हमारे समाज। जातियां देखी जाती है और अब तो उम्र पे आ गई है। हाँ, अब उम्र पे आ गई है। कहते हैं कि 14 साल के बाद गाय जो रहती है वो माता नहीं रहती, उसे काट कर खा सकते हो। तो क्या हम हमारी माँ को बूढ़ी होने के बाद फेंक सकते हैं? क्या हमारी माँ को काट कर खा सकते हैं? अच्छा, मैं गाय के बारे में एक बात बता दूं। आपने 2 युवाओं का नाम सुना होगा, एक तो रौनक चौधरी और एक परवीन सिंह चौहान। दोनों ही युवा राजस्थान से हैं और दोनों ही जी तोड़ मेहनत करते हैं गायों के लिए। अभी हमारे क्षेत्र में बहुत सारी जो है गौशालाएं खुली है। इस देश का जो युवा है उसको गौशाला का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ कि कई लोग समझेंगे कि ये बुद्धिजीवी है, कैसी बातें कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि गौशाला जो रोड साइड गौ रहती है उनके लिए खोली जानी चाहिए कि अगर कोई गाय है जो रोड पे जन्मी है तो उसकी मृत्यु रोड पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने जन्म ले लिया रोड पे, कोई गाय थी वो गर्भवती हुई, रोड पे जन्म लिया है, तो उसकी जो परवरिश है वो गौशाला में होनी चाहिए, क्योंकि उनका कोई मालिक नहीं है। और जिसका कोई मालिक नहीं है उसकी गौशाला होनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि भैया मैं बाजार से एक गाय लाया, मैंने उसको 3-4 साल पाली, उसका दूध जो है घर पे इस्तेमाल किया, जैसे ही गाय बूढ़ी होने लगी मैंने उसको गौशाला में छोड़ दिया। अच्छा, तो ऐसे लोग, 1 मिनट में आप मेरी बात पूरी करने दीजिए मुझे। ऐसे लोग जो हैं जो गौ को अगर आज गौशाला में छोड़ रहे हैं, वो आगे जाके अपने माता पिता को भी वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे। हाँ, स्वाभाविक है, क्योंकि उनके लिए वो गाय जब तक दूध दे रही थी तब तक के लिए वो माता थी, तब तक उसको रोटी खिला रहे थे, तब तक उसका पालन पोषण हो रहा था। जैसे उसने दूध देना बंद किया तो भैया ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो मैं दूसरे के ऊपर थोप रहा हूँ। तो इस हिसाब से तो उनके माँ बाप के भी जब तक उनके हाथ पांव चल रहे हैं तब तक मेरे माता पिता हैं, क्योंकि वो मेरे लिए धन कमा रहे हैं। और जैसे उनके माता पिता के हाथ पांव चलते बंद हुए उसके बाद वो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। गौशाला अगर खुली हुई है तो फिर गाय सड़कों पर क्यों? वो गाय सड़कों पर उन्हीं लोगों की वजह से है जो गाय का दूध खा लेते हैं और उसके बाद में उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। नहीं तो गौशाला का ऑप्शन है ना। गौशाला का ऑप्शन उन लोगों के लिए थोड़ी। हमारे देश की लोगों की, बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी है कि अगर गाय दूध दे रही है तब तक हम उसे मानेंगे, और गाय दूध देना बंद कर दी तो हम उन्हें रोड साइड छोड़ देंगे। नहीं तो वो गौशाला में नहीं छोड़ सकते वो क्या? गौशाला में छोड़ेंगे से गौशाला में छोड़ने से पहले उन्हें रसीद कटवानी पड़ती है 2000-5000 की, ताकि वो गाय का पेट भर सके गोरक्षक जितने भी। अच्छा, वो पैसे बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए उन्हें रोड साइड में छोड़ देते हैं। और ये आप बताइए कितनी शर्म की बात है कि यार भैया जिस गाय के दूध से आपके बच्चे पले,
जिस गाय के दूध से आपने अपने परिवार वालों को, आपने खुद ने चाय पी या फिर दूध पिया, जिसकी वजह से आपका सुबह, जब अपन सुबह उठते हैं तो दूध का काम हर घर में होता है, आपकी सुबह भी उसी गाय के दूध से हो रही है और शाम भी उसी गाय के दूध से हो रही है। जब आपका मतलब निकल गया, आपने उसे छोड़ दिया। अच्छा, जैसे अगर बात करें तो सीजेपी को लेकर आपका क्या ख्याल है, कोकरोच जनता पार्टी को लेकर? देखिए, सीजेपी कोकरोच जनता पार्टी की बात की जाए तो वो जिस मानसिकता को लेकर उठी थी, उस मानसिकता पर आज वो कहीं ना कहीं नहीं है। उनका कहना था कि भैया हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उन्होंने विद्यार्थियों के साथ गलत किया। और बाद में, जैसे आपने मुझे खुद बताया, कि आगे जाके ऐसे नारे लगते हैं कि आजादी, देश के लिए आजादी, और दूसरी एक और चीज आपने जो मुझे बताई थी कि आजादी आजादी के नारे लगाए गए। हाँ हाँ, और फिर जब ये आंदोलन के बाद जब सोशल मीडिया पे जब सवालों की बौछार आई, तब उनका दिमाग में ये आया कि छात्रों के हित की बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो देखे जिस दिन जंतर मंतर में आंदोलन था, उसके बाद जब शाम को जो वीडियो आने लगे तो वहां जो लोग गए थे वो बोल रहे थे कि वहां पर छात्र हित की तो बात नहीं हुई, नीट पेपर की लीक की तो बात ही नहीं हुई। एक भैया आए थे, वो बेहोशी की हालत में हो गए, उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, पीछे से चाचा उनकी हवा कर रहे थे। नहीं, आंदोलन में हवा करना, कोल्ड ड्रिंक पिलाना, इसके लिए तो अपन किसी को जज नहीं कर सकते हैं। जज नहीं कर सकते, पर आज लोगों के समर्थन में जा रहे हो और वहां पे अपने जीवन दादा तो ऐसा नहीं करते। जीवन दादा की बराबरी अगर ये लोग हर कोई कर पाते तो आज शायद मेरे हिसाब से जो हमारा क्षेत्र है वो काफी हद तक सुधर तो चुका उनका होता। तो एक आंदोलन था ना, इधर तो दो आंदोलन था। नहीं, तो जीवन दादा ने जो आंदोलन किया वो व्यक्तिगत कारणों के लिए नहीं किया ना। अब मानो कि जीवन सिंह जी ने अगर आंदोलन किया है तो जीवन सिंह जी को क्या मिला उन आंदोलन से? अब बताओ कि उन्होंने तो आंदोलन में ये कभी नहीं कहा कि एक काम करना, घर से हजार रुपए लाना और मुझे देना तो मैं आंदोलन चलाऊंगा। उनका तो ये कहना था कि आप आना, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान और अपने काम के लिए आना। मैंने एक बार पहले भी एक मंच से कहा था कि जीवन सिंह जी अगर आपको बुला रहे हैं तो वो अपने बच्चे की शादी में आपको नहीं बुला रहे हैं। अगर आप वहां पे जा रहे हो तो अपना खाना अपने घर से लेके जाना। फिर भी वहां पे व्यवस्था होती है, जो करणी सैनिक रहते हैं वो रास्ते भर में, आप देख लो, अभी हरदा का आंदोलन हुआ था, आपको एक पानी की बोतल ले जाने की भी जरूरत नहीं थी। आपको रास्ते में पानी भी मिला, खाना भी मिला, चाय भी मिला, और यहाँ तक कि रहने के लिए और सोने के लिए तक जगह मिली। और ऐसा भी नहीं कि अगर इन्होंने बुलाया है तो यहाँ पे त्रिपाल डाल दिया और आपको सुला दिया। बखूबी वहां पर कंबल बांटी जाएगी, गद्दे बांटे जाएंगे और उसके बाद आपको वहां पर रखा जाएगा, और इस चीज का कोई पैसा भी नहीं है। और इसी के साथ अगर स्वास्थ्य की बात करें तो मैं खुद जिस गाड़ी को लेके गया था वहां पर मेरे साथ में मेरे मासा जी थे। एक हादसा हुआ सड़क पे और उनका पैर टूट गया, तो उनका जो इलाज हुआ वो भी हरदा के अस्पताल में हुआ, बघेल अस्पताल करके हैं। बघेल अस्पताल ने उनका जो इलाज था वो फ्री में किया। उसके बाद 6 दिन तक उनको वहां पर भर्ती रखा और उसके बाद उनको घर पे लाके छोड़ा। अब एक और मैंने कमेंट पढ़ी थी, उसमें पूछा गया है कि इनसे पूछना कि ये निरंतर इनकी आवाज ऐसे बुलंद रखेंगे या फिर किसी सत्ता के दबाव में आकर या फिर किसी की धमकी में आकर इनकी आवाज को दबा लेंगे। जी, जब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक तो हम सच्चाई के लिए आवाज उठाते ही रहेंगे। मगर भैया ने भी जैसे कि कहा, तूफान का तोड़ मृत्यु है, कि मरने के बाद ही आवाज बंद हो सकती है। तो बस ऐसा ही है, हमारा माइंडसेट ही ऐसा है कि जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम सच्चाई के साथ आवाज उठाएंगे। और हम डरेंगे नहीं ना यार, क्योंकि हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हम किसी की बहन बेटी के बारे में कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर अभी कहा जा रहा था कि 370 की बिरयानी खिलाई और उसके बाद में मैंने वसूला। हम कोई ऐसी बातें तो नहीं कर रहे जो हमें डरना चाहिए। ऐसी बातें करने वालों के लोग तालियां बजा रहे हैं, उनकी रीलें मिलियन में जा रही। हम तो फिर भी देश हित की बातें कर रहे हैं। हमें अक्सर देश हित की बातें करने वाले लोगों को देशद्रोही कहा जाता है, जो कि हमारे साथ भी हुआ है कि हजारों कमेंट ऐसे आए कि तुम तो देशद्रोही हो। तो हमारे लोगों का भी, हमारे मतलब पब्लिक का भी माइंडसेट भी कुछ ऐसा हो गया है कि आवाज उठाएगी मतलब वो व्यक्ति देशद्रोही है। एक कमेंट आया था तो उसमें बताया गया था कि जो 14 भाइयों को जो गौ रक्षक थे उनको उम्र कैद हो गई है। तो उसी बीच में अगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारे आसाराम जी है और राम रहीम है, इनके साथ क्या होता है, ये जितने दिन अंदर नहीं रहते उससे ज्यादा दिन बाहर रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो गया सिस्टम पैसे वालों के लिए कि आपके भले ही सजा है उम्र कैद की, मगर आप घूमने जा सकते हो। वहीं गरीबों को तो कुचला जाता ही है, शुरू से कुचल रहे हैं। तो ऐसा बोल सकता हूँ फिर कि जेल जो बनी है वो गरीबों के लिए बनी है। बिल्कुल बोल सकते हो ना आप।
क्योंकि वो उनको जो जितनी पेरोल दी गई है, जितने दिन अगर साल भर में वो जितना अंदर रहते हैं उससे कई ज्यादा गुना बाहर रहते हैं। जी, आसाराम जी को ही देख सकते हैं, आसाराम बापू को ही, बापू क्या कहते हैं उन्हें, बापू को ही देख सकते हैं कि वो ज्यादातर बाहर घूमते रहते हैं। और हमारे गोरक्षक वगैरह आजीवन कारावास हो गया तो उन्हें निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, कभी एक दिन घर पर नहीं जा सकते वो। आपकी वीडियो आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है। गोरक्षकों को या तो आज शाम को या फिर कल शाम तक बिल्कुल आएगी वीडियो। उसके अंदर इंफॉर्मेशन देने की भी कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि आखिर ऐसा हमारे देश में क्यों होता है। कमेंट में सबसे ज्यादा तो ये बात लिखी गई है कि आप सवाल तो करते हो पर उसका समाधान क्यों नहीं देते हो। समाधान भी देना चाहिए। समाधान देने के लिए हमें न्यायाधीश बनना पड़ेगा ना साहब। समाधान कैसे दे हम मैं अगर कह दूं कि यार इस चीज पर वीडियो बनाइए, आप जाके आंदोलन कर दो, और अगर कल से उसमें किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसका जवाब मैं कैसे लूं। मैं थोड़ी चाहता हूं कि किसी माँ का लाल किसी भीड़ में कुचला जाए। नहीं, ये तो आम बात हो गई ना भाई। गरीब को अगर मरना है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, गरीबों के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। और अगर देखा जाए तो कई जगह हमने भीड़ देखी है जहां पर कई बच्चे कुचले गए, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, उनको पैसे देकर चुप तो साहब जो बच्चे कुचले जाते हैं ना, उनकी भी मैं एक बात बता दूं आपको। जिस जगह पर भीड़ नेता मंत्रियों की होती है वहां पर बच्चे कुचले जाते हैं। मैंने मेरे जीवन में आपने जीवन सिंह जी की बात कही थी, मैंने 2 आंदोलन देखे, वहां पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि वहां पर भगदड़ मच रही है या फिर वहां पर किसी चीज की वजह से कोई कुचले जाते हैं। हाँ, रास्ते में दुर्घटना होती है, और दुर्घटना भी कैसे होती है कि यार जैसे मेरी ही बात करूं, मेरी गाड़ी में जो थे, हम रास्ते में रुके थे कुछ प्राइवेट काम करने के लिए, वो रोड से जैसे ही नीचे जा रहे थे, उधर से एक पिकअप वाला आता है और जो कि नशे में इतना था कि उसकी पिकअप पूरे रास्ते पर डोलती हुई आ रही थी। उसने आके उस व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, व्यक्ति गिरा, चाहता तो पिकअप रोक सकता था, उसने उसके बाद भी वो पिकअप उनके पैर में, दोनों पैरों के ऊपर चढ़ाते हुए निकल गया। राघव चड्ढा की अगर बात करें तो राघव चड्ढा ने पहले लोगों के, जनता के, किसानों के मुद्दे उठाए, उसके बाद में वही बीजेपी के समर्थन में बैठ गए। सब बात तो स्वाभिमान की है ना। आज आप लोगों का भरोसा लेकर पैसे तो कमा सकते हो, वो इज्जत और स्वाभिमान कैसे कमाओगे? राघव चड्ढा को पीएम बनाने तक की सोच ली थी कि राघव चड्ढा जैसा पीएम होना चाहिए हमारा, जैसे आवाज उठा रहा है वैसे। अभी अगर देखा जाए तो हर इंसान अगर कोई भी राष्ट्रहित की बात करता है, जनता की बात करता है, किसानों की बात करता है, छात्रों की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, तो वो इंसान सीधे सीधे उसको भगवान मान लेता है। अच्छा, राघव चड्ढा का जो समय था, उस समय मेरे को एक चीज जनता की भी बहुत अच्छी लगी कि जब तक राघव चड्ढा सही का साथ था तब तक राघव चड्ढा की बहुत सारी प्रशंसाएं हुई, और ये चीज वाकई में होनी भी थी, क्योंकि बहुत सारी चीजों का फायदा भी हुआ है, जैसे कि एयरपोर्ट पर सस्ती चीजें मिलना। और जैसे ही राघव चड्ढा ने जो है अपनी पार्टी बदली तो पूरे देश के जितने भी युवा थे वो उनके विरोध में आ गए। और इस चीज से मैं संतुष्ट हूं कि आप लोगों ने सही को सही और गलत को गलत समझा। एक कमेंट और आया था, उसमें लिखा हुआ था कि ऑपरेशन लोटस के बारे में जरूर पूछना, तो उस पर आपका क्या ख्याल है? ऑपरेशन लोटस के बारे में मेरा ये ख्याल है कि ठीक है कि जो पार्टियां रहती हैं, विपक्ष भी रहता है, विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी पे शायद तंज है कि आप ऑपरेशन लोटस का सहारा लेते हैं, मतलब कि शाम दाम दंड भेद किसी भी तरह से दूसरी पार्टी के मेंबर को अपने इधर लाना, जैसे कि राघव चड्ढा। हाँ, अब व्यक्तिगत में सिर्फ राघव चड्ढा को ही नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हाल फिलहाल हाँ, अभी हाल फिलहाल में तो राघव चड्ढा के साथ में और बाकी कई ऐसे लोग जहां पर क्रिकेटर हरभजन सिंह भी गए हैं राघव चड्ढा के साथ में। तो ये है कि साम दाम दंड भेद तो क्या है कि अपन किसी तर्क की वजह से तो किसी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। हम ये कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नीतियों का विरोध करता हूं, लेकिन ऑपरेशन लोटस वाली विधि उन्होंने अपनाई या नहीं अपनाई ये कह तो नहीं सकते हैं। और अगर ये उन्होंने करी भी होगी तो इसमें गलती उनकी है जिन्होंने इनके दबाव में आकर अगर पार्टी बदल ली हो। नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह देखा गया कि ऑपरेशन लोटस की वजह से ही कई जगह सत्ता किसी और पार्टी की थी और सत्ता बैठ गई बीजेपी की। तो वो उसका कहीं विधायक खरीदे गए तो कहीं कुछ और खरीदे गए। जो बिक जाते हैं लोग उनको ऑपरेशन लोटस में नहीं जाना चाहिए, उनकी गिनती ऑपरेशन लोटस से नहीं हो जानी चाहिए। पूरा एक समीकरण है ऑपरेशन लोटस का। बिल्कुल है ना, उसमें तो आप सभी चीजें आती है, साम दाम दंड भेद, यानी किसी को डराया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है, उन लोगों को आप ऑपरेशन लोटस से जोड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग बिके हैं वो तो अपनी मर्जी से बिके हैं, उन्होंने भी तो अपनी कोई रकम तय की होगी कि भैया मुझे ये रकम बताओ, मैं इस रकम पे बिक जाऊंगा। या फिर जैसे कि मान लो कि उदाहरण के लिए कह दूं कि तूफान सिंह ने कह दिया है कि मुझे 5 पेटी चाहिए, मैं 5 पेटी में बिक जाऊंगा, तो इसमें सामने वाले की गलती थोड़ी है, सामने वाले के पास तो सब पैसा है,
आप सरकार की आलोचना करते हैं अपनी वीडियो में, अगर मौका में दिया जाए कि किसानों के 3 हित की बात करें या फिर उनके लिए अच्छा कुछ करें, अगर आपको मौका दिया जाए कि आप किसानों के लिए कुछ करें, तो ऐसी क्या 3 चीजें होगी जिससे किसानों का करना अच्छा सिर्फ 3 ही है? नहीं ज्यादा भी कर सकते हो, पर ये मेरा प्रश्न है कि आप अगर ऐसे कोई हित की बात करनी हो तो आप क्या करोगे? देखिए, सबसे पहले अगर वैसे तो हमारे देश में भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई सड़क छाप लोग उन्हें ज्ञान दे। पर अगर ऐसे ही फैसले लेने का मौका मिला तो सबसे पहला किसान होने के नाते तो ये करूंगा कि जो खाद और दवाई की जो आपूर्ति हो रही है, बात की जाए यूरिया की, तो बहुत ज्यादा आपूर्ति है। मतलब कि आप इतनी किल्लत मची हुई है कि घंटों घंटों तक, जैसे जयंत जी ने पहले ही बताया कि घंटों घंटों तक लाइनों में लगे हैं और एक बोरी मिलती है। तो मैं उस खाद की पूर्ति करने के लिए कोई समाधान निकालूंगा। अब एक चीज जयंत जी बताएंगे। हमारे देश में किसान लगभग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि हमारे देश में फसलों के दाम नहीं मिलते हैं। तो अगर मेरा बस चले तो मैं यही करूंगा कि किसान की फसलों के सही दाम दिलवाऊं। उसके बदले चाहे किसान की फसल दूसरे देश में क्यों ना पहुंचानी हो, मगर सही दाम दिलवा कर ही रहूंगा। उसके बाद में अगर तीसरे फैसले की बात की जाए तो तीसरे फैसले में यही चाहेंगे कि किसानों की जो फसल है उन्हें जंगली जानवरों से कैसे बचाया जाए। हमारे क्षेत्र में अगर आप देखें तो जंगली जानवरों का प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि फसल रात को लगाई थी और सुबह आके देखा तो जंगली सुअर और घोड़ा रोज उसको पूरी तरह से खत्म कर चुकी। हम ये नहीं कहते कि आप उन जानवरों को मारो, उन जानवरों को या तो आप पकड़ के किसी बड़े वन में छोड़ो या फिर कुछ ऐसा निराकरण करो जिसकी वजह से किसान की फसल सुरक्षित हो। आप मानो कि किसी किसान के पास अगर 2 बीघा जमीन है और पड़ोस में किसान के पास 20 बीघा जमीन है, अगर 2 बीघा वाले के खेत में से जो घोड़ा रोज की टोली निकली है तो वो आएगी उस 20 बीघा वाले के खेत में से। 20 बीघा वाले की अगर उस 20 जानवरों की टोली ने 2 बीघा जमीन बिगाड़ी है तो उसके पास 18 बीघा जमीन बचती है। और जो पास में किसान है उसके पास तो 2 बीघा जमीन थी, वो तो पूरी तरीके से उसकी 2 बीघा जमीन थी, उस पे साल था, पूरी नष्ट हो जाती है। तो बस तीसरा फैसला यही रहेगा कि आप जंगली जानवरों से फसलों को सुरक्षित करो। आप जैसे कि जो बातें करते हो तो वो कहाँ से मतलब लाते हो? कोई ग्राउंड रिपोर्ट या किसानों से बातचीत करके या फिर ऐसे सोशल मीडिया पे? स्वयं ही किसान है ना, हम शुरू से जो देखता आ रहे हैं समस्या है फसलों की, फसलों को दाम नहीं मिल रहे या फिर खाद नहीं मिल रहा, जानवरों की दिक्कत जो कि जानवर हमारी फसलों को खराब कर रहे हैं, ये चीजें देखते हुए आ रहे हैं हम। हमारा खानदानी किसानी का कामकाज। और रही बात जानकारी की, तो कुछ चीजें सोशल मीडिया से मिल जाती है, कुछ चीजें क्षेत्र में मिल जाती है। और बात अगर करें बोलने की तो भैया अगर आप सच बोलोगे तो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा। जो झूठ रहता है वो हमेशा हिचकिचाहट में बात करता है, जो सच रहता है वो आंखों में आंखें डाल के और अपने लहजे से ही बात करता है। मेरा तो ये कहना है कि आप सच बोलो, बिल्कुल भी नहीं अटकोगे। क्या आपको लगता है कि हर सरकारी पॉलिसी गलत होती है या कुछ पॉलिसियां ऐसी भी है जिनकी आप भी तारीफ करते हो? और अगर आपका जवाब हाँ है तो कौन सी? बिल्कुल करते हैं ना साहब, बहुत सारी सरकारी पॉलिसी ऐसी निकली है मध्य प्रदेश के अंदर जो कि वाकई में सही है। अगर उन्हें किसी भी तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल सही है। जैसे कि लाडली बहना योजना कह सकते हैं, इसमें लाखों करोड़ों गरीब महिलाओं को 1000 रुपए महीने मिला है, जिससे बहुत सारा फायदा हुआ है महिलाओं को। पहली योजना ये है। दूसरी योजना सर आप बताओ। दूसरी योजना में आप देखो किसान कल्याण योजना, कई किसानों को फायदा हुआ है। एक योजना चली थी किसान सम्मान निधि, इसमें किसानों के खाते में हर साल की कुछ रकम आती है, भले ही वो रकम 100 रुपए की से लगाकर 2000 तक की हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फायदा तो हुआ है कि आज किसानों को अगर मान लो बीज की जरूरत है तो वो थोड़े बहुत पैसे जुटा के अपना बीज तो ला सकता है। तीसरी है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसमें कई गरीब लोग जो कि दर्शन नहीं कर पाते हैं, तीर्थ नहीं जा सकते हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा सब्सिडी यानी पैसे मिलते हैं ताकि वो दर्शन करने जा सकते हैं तीर्थों में। ठीक है, अगला कमेंट है हमारे पास। सोशल मीडिया पर आवाज उठाना और जमीन पर बदलाव लाना अलग बात है। आपने अब तक किसानों के लिए ऐसा क्या काम किया जिसका सीधा असर दिखाई दिया हो? किसानों के लिए तो जो काम किया था वो हमने बताया है कई बार कि हमने बहुत सारी जानकारी ऐसी दी किसानों को। जैसे सोसाइटी वाला वीडियो उठा के देख लीजिए, सोसाइटियों में गेहूं कब से तोलेंगे और क्या नुकसान हो रहा है उसकी जानकारी दी है। उसके बाद प्रदेश में किसानों के गेहूं की साइड कैसे बुक हो रही, बहुत सारी जानकारी दी है। और हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमने जो काम किए हैं, जो वीडियोस बनाए हैं, उनसे सभी चीजों का अच्छा हुआ। हम वीडियो का बनाने का मकसद ये भी रहता है कि लोगों तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंचे। जानकारी पहुंचाने का काम तो हमने बखूबी किया है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि भाजपा सरकार को बदल जाना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है
तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों? हम ये नहीं कहते कि भाजपा सरकार गलत है, भाजपा सरकार का काम बहुत बढ़िया है, मगर कहीं कहीं जगह पे भ्रष्टाचार होता है, कहीं कहीं जगह पे देखा जाए कि घोटाले हो रहे हैं बड़े बड़े, वहां पर भाजपा सरकार का बदलना जरूरी है, मगर सब जगह नहीं। और ऐसी जगह कहीं है जहाँ पर अच्छे काम भी हो, उनकी हम बिल्कुल तारीफ करेंगे, लेकिन ये कहते हैं ना कि अगर उनकी तारीफें करने लग जाएं तो अपने गलत काम सारे भूल जाएंगे। तो बिल्कुल हम तो गलत का विरोध करेंगे सब। जो आप अगर सही कर रहे हो तो सही करो और दरिया में डालो। सीजीपी पार्टी के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप उनकी नीति से सहमत हैं? सीजेपी पार्टी की नीतियों से, कुछ ही नीतियों से हम सहमत हैं। जैसे कि हाँ बताइए। जैसे कि उन्होंने अभी एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिलाना, जैसे कि ऐसे कुछ है उनके मुद्दे जो कि हम उनसे खुश हैं। बाकी अगर बात कही जाए कि वो कल से कह दे कि हमें आजादी चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, तो भैया भारतवर्ष जो था उसे कई लोग शहीद होकर आजादी दिलवा कर गए हैं, और अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश गुलाम है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन जो लोग आजादी के लिए मर मिट गए हैं, हम उनकी शहीदी पर आंख नहीं उठा सकते, उनकी शहीदी पर उंगली नहीं उठा सकते। हमारा देश आजाद है और आजाद ही रहेगा। एक कमेंट आता है कि मेरे भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन याद रखिए सरकार के खिलाफ बोलने की सजा कभी कभी बहुत भारी पड़ सकती है। 2 दिन पहले जो बिहार में हुआ उसके बारे में आपको पता ही होगा, तो जरा ध्यान से वीडियो बनाइएगा। तो सबसे पहले तो इस भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये हमारे बारे में चिंता जता रहे हैं, और दूसरी बात इनको ये कहना चाहूंगा कि अगर हम लोगों ने ये चीज पहले सोच रखी है कि हाँ सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, रुकावटें बहुत आएगी, और अगर सत्य के रास्तों पे चलने का अंजाम अगर यह होता है कि एनकाउंटर होता है, जेल में डाल दिया जाता है, तो यही सही, लेकिन जिस रास्ते पे चले हैं उससे मुड़ेंगे नहीं। क्यों जयंत जी? सत्यता के साथ चलने वाले लोग हैं, तो बिल्कुल चलेंगे, जब तक चला जाएगा तब तक चलेंगे। एक कमेंट और पढ़ा था जिसमें बोला गया था कि अगर भाजपा सरकार नहीं रही तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। उस भाई को मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार आजादी के बाद बनी है, और मेरा जो हिंदू धर्म है वो लाखों साल पुराना है, करोड़ों साल पुराना है। प्रभु श्री राम जी की टाइम पे भी क्या भाजपा थी? आप ही बताइएगा। नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण के समय पे भी क्या भाजपा थी? सतयुग से चलता आ रहा है मेरा धर्म। मेरे धर्म को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप समझते हो कि आपका धर्म किसी पार्टी की वजह से बना हुआ है तो लालत है आप। मेरे जो दादाजी थे उनका अभी स्वर्गवास हुआ है, तो उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि अपना धर्म भारतीय जनता पार्टी की वजह से बचा हुआ है। और मेरे दादाजी बखूबी हिंदू हैं। इससे पहले तो बीजेपी नहीं थी मेरे दादाजी के समय पे, वो अपने उम्र की 100 वर्ष की अवधि पूरी करके गए हैं। उस समय पे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। मेरे दादाजी के जो पिताजी थे वो भी हिंदू थे, उस समय पे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। और मैं कहता हूँ कि मैं तो चलो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ, फिर भी मैं हिंदू हूँ। मेरे धर्म को पार्टी की क्या जरूरत पड़ेगी? पार्टी तो ये अभी कुछ समय से बनी पड़ी है, कुछ सालों से बनी है। इन लोगों का सोचना है कि पार्टी है तो धर्म है, जबकि ये चीज गलत है। हमारा धर्म है तो वो पार्टी है। जिस दिन से हमने सोच लिया कि इस पार्टी को हटाना है, पूरे धर्म ने अगर सोच लिया तो पार्टी नहीं टिक पाएगी। अगर आपको लगता है कि हमारा धर्म किसी पार्टी से टिका हुआ है तो धिक्कार है आप पर, क्योंकि मेरे धर्म को किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे धर्म पे बात आएगी तो मैं शस्त्र लेकर बाहर निकलूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने कौन सी पार्टी है। पर शस्त्र लेकर तो वहाँ बिहार में वो भाई भी निकला था। बिल्कुल निकला था, और मरते मरते वो काम तो कर गया। मरते मरते आज लोग याद तो कर रहे हैं कि नहीं यार एक मर्द था और मर्द की तरह गया, बस। और उसे तो फिर भी बिहार पुलिस ने धोखे से मारा है। सबसे पहले तो उन्हें सरेंडर की बात करी गई, उनसे तमंचा नीचे रखवाया गया, और उसके बाद में उन्हें धोखे से गोली मारी। नहीं, पर इस बीच में तो ये भी बात है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा प्रताड़ित हुआ। तो फिर बिहार पुलिस इतनी कमजोर हो गई कि एक मानसिक रूप से प्रताड़ित व्यक्ति को गोली मार। जो अगर मानसिक रोगी है तो उसका ठिकाना तो आगे चलकर अस्पताल होना चाहिए। अस्पताल ले जाया गया था पर वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल आप गोली मारने के बाद ले जा रहे हो। मानसिक रोगी है तो उसे आप आराम से बिठाइए, समझाइए, पकड़िए और अस्पताल ले जाइए। और वीडियो में तो दिख रहा है कि उसने खुद अपनी फेसबुक लाइव पे तमंचा फेंक दिया, उसके बाद आपको क्या खतरा था उससे? और अगर खतरा था भी सही तो क्या आप डायरेक्ट गोली मारोगे? कई लोगों के मैसेज मेरे को पर्सनल भी आए, उसमें कहा गया कि आप लोग बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए वरना आपकी दुकानदारी भी बंद हो सकती है। मतलब आपके अकाउंट भी उड़ा दिए जाएंगे। उड़ा दिए जाएंगे वाली क्या बात है? उड़ा दिया गया है अकाउंट हमारा। 50,000 फॉलोअर प्लस हो गए थे तूफान बना के अकाउंट पर, वो अकाउंट उड़ा दिया गया है, मगर फिर भी हम नहीं रुकेंगे। देखिए
हम जो काम कर रहे हैं वो इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि अकाउंट पर फॉलोवर्स बढ़ेंगे, वाहवाही होगी। तो यार हमें लग रहा है कि ये चीज गलत है, हम गलत का विरोध कर रहे हैं। अब फॉलो करेंगे लोग, ना करेंगे उनकी मानसिकता है। मेरे तो इस आईडी पे जब मैंने शुरुआत वीडियो डाला था तो सब 100 फॉलोवर थे, ठीक है, तो मैंने फिर भी वीडियो डाला। मैं ये सोच लेता था कि 100 फॉलोवर्स में मेरी वीडियो नहीं चलेगी, नहीं चलना ये एल्गोरिथम के ऊपर है, नहीं भी चली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच तो बोलूंगा। और हम सच्चाई के साथ रहेंगे तो जो सत्यता के साथ चलने वाले लोग हैं वो तो हमें फॉलो करेंगे ही। और आईडी के लिए अगर मैं एक मजाकिया अगर आपसे बात करूं तो आईडी उड़ने का मुख्य कारण जो था, एक व्यक्ति है जो डॉक्टरी की फील्ड में आता है, डॉक्टरी साइंस से जोड़ी जाती है, और फिर भी उस मूर्ख का कहना था कि ये जो आईडी थी ये किसी देवी देवता की वजह से उड़ाई गई थी। मैं देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि परमपिता परमेश्वर सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी उस मूर्ख की बात से ऐसा लगता है कि आज भी देश में कुछ मूर्ख हैं जिन्हें वाकई में उस मुकाम पर नहीं होना चाहिए। वो आज एक शायद कुछ मेडिकल लाइन में है, मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो मूर्ख लोग फेमस हो। उन्हें उनकी मूर्खता का प्रमाण अगर वो वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा कि भैया मैंने कैसी बात करी थी। पर उनका कहना है कि ये जो आईडी बंद हुई थी ये देवता की वजह से हुई थी, तो भैया भगवान क्यों चाहेंगे कि किसी की आईडी बंद हो? आप लोगों को मतलब ऐसे कैसे कैसी चुनौतियां मिल रही है? चुनौतियां तो सब बहुत सारी मिलती हैं। चुनौतियां देख सकते हैं, ऐसी भी चुनौतियां है कि परिवार हमारा खिलाफ है हमसे, हमारे समाज वाले हमसे खिलाफ है, बस बातचीत नहीं करते हैं, तो ये चुनौती है। कई लोगों ने समाज से अलग जाना, कई लोगों ने बताया होगा कि ये वीडियो बनाना बंद कर दो। बिल्कुल, मैं कल शाम की ही बात बता दूं या फिर ये पॉडकास्ट हो तो आने में देर लगेगी वीडियो पर, कल शाम की ही बात बता दूं तो बहुत 1 घंटे तक मेरे को एक व्यक्ति ने बिठाया और बोला कि भाजपा के खिलाफ बोलना छोड़ दो। तो उनका कहना है कि राम मंदिर बनवाया उन्होंने भाजपा वालों ने, और राम मंदिर बनवाया तो राम मंदिर लूटा भी तो सही। हाँ, राम मंदिर बनवाया तो आज तो वो कौन सा बीजेपी ने लूटा? किसने लूटा? बनवाया कौन सा बीजेपी ने? बताओ, अगर लूटा बीजेपी ने नहीं तो बनवाया कैसे? नहीं, पर बीजेपी ने थोड़ी लूटा। वो जो वहां पर जो अगर बीजेपी ने लूटा होता तो फिर वहां पे जो पहरेदार वाले वो, उन पहरेदार को रखा किसने वहां पर काम पर? चलो मान लेते हैं कि बीजेपी ने नहीं लूटा है, तो बनवाया बीजेपी ने कब? मतलब ये बात तो वही होगी कि आप बनाने का क्रेडिट ले रहे हो, बिगड़ने का नहीं ले रहे हो। हाँ। तूफान सिंह अपनी वीडियो में बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन जैसे ही वीडियो में कुछ गलती हुई तो तूफान सिंह मुंह छुपा रहा है। नहीं, पर वो वहां पे जो चोरी हुई वो तो वहां के मंदिर वाले जो ट्रस्ट वाले उन पर जा रहा है। ट्रस्ट बनाया किसने? बीजेपी पे थोड़ी जा रहा है। वो ट्रस्ट किसने रखा वहां पर? जब अगर आप कहते हो कि अगर सरकार बीजेपी ने मंदिर बनवाया है तो ट्रस्ट भी मंदिर बीजेपी रखेगी ना। अगर किसी घर से कोई लड़का गलत काम करता है तो आवाज तो घर के मुखिया पे ही उठती है कि भैया तेरे घर का बालक था, इसने गलत काम किया है। नहीं, अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें कहा गया कि मंदिर तो बनवा दिया पर हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो उस मंदिर से और पेपर से क्या लेना देना? नहीं, ये चीज तो बहुत ज्यादा गलत है कि मंदिर से और पेपर का कोई वो नहीं है। नहीं, पर उनका कहना ये था कि वोट हमने मंदिर के लिए दिए, पर इसके साथ साथ में हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? ये तो बिल्कुल अन्याय हो रहा है ना, हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल अन्याय हो रहा है। क्योंकि जो आम इंसान है, जो गरीब इंसान है, उसके माता पिता कहीं भी दाड़ की मजदूरी करके उस बच्चे का फॉर्म भरवाते हैं और पेपर लीक हो जाता है। वो बच्चा भी मेहनत करता है और वही चाहता है कि मैं अच्छी पोस्ट पे जाके, मेरे माता पिता आज जो तकलीफ देख रहे हैं वो आगे से नहीं देखेंगे अगर मेरी अच्छी पोस्ट होगी तो। बस यही कारण है कि हम आवाज उठाते हैं। तो जनता इस मामले में अगर अब मंदिर की बात आएगी तो करेगी, बिल्कुल करेगी। मंदिर के और ऐसा है कि देखो, मंदिर की भी जरूरत थी, मंदिर की देश में जरूरत है। कई मंदिरों पर आपने देखा होगा एक छोटे छोटे धागे बंधे रहते हैं, तो यार कुछ तो बात होगी कि लाखों लोग अपना विश्वास उन धागों के रूप में बांध के जा रहे हैं। तो मंदिर बनना भी बिल्कुल जरूरी है देश के लिए, क्योंकि हम अपनी आस्था में विश्वास रखते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई दूसरा धर्म गलत है, दूसरे धर्म का भी जो आस्था का केंद्र है वो बनाओ और मंदिर भी बनाओ। तो आप दोनों साथ में कैसे? हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारी मानसिकता मिली, एक दूसरे की वीडियो देखी, तो मानसिकता मिलने के कारण आज यही है कि साथ में वीडियो बना रहे हैं, एक साथ आवाज उठाई और हमारी आवाज कुछ हद तक सही भी निकली। तो नहीं, तो आप दोनों का जैसे मिलाप कैसे हुआ? आप दोनों एक जगह वीडियो बनाते हो और वो भी निरंतर कई टाइम से बना रहे हो। मिलाप तो ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे के टच में शुरू से हैं। जिस स्कूल में ये पढ़ते थे उसी स्कूल में मैं भी पढ़ता था, मैं इनका सीनियर था, ये मेरे तो जूनियर। ज्यादा बेनिफिट कब मिला, जब दोनों साथ में रहे तब, या फिर उससे पहले ही? ये कह सकते हैं कि दोनों की जो जोड़ी थी उनको लोगों ने पसंद किया। जी,
तो आगे भी आप ऐसे निरंतर दोनों बनाते बिल्कुल, रहोगे? जब तक दोनों की जो सोच है वो सेम रही तब तक तो साथ में ही रहेंगे। या फिर आगे आने वाले टाइम में दोनों को अलग अलग पेज पे देखा जब जाए? तक हमारी मानसिकता सेम रहेगी तब तक हम साथ ही मिलेंगे। जिस दिन मानसिकता बदल गई उस दिन जयंत जी अलग और मैं अलग। अगर मैं गलत निकला तो जयंत जी मेरे खिलाफ रहेंगे, ये गलत निकले तो मैं इनके खिलाफ मतलब रहूंगा। खिलाफ तो एक दिन हो ही जाओगे। हाँ, अगर मानसिकता बदली तो बिल्कुल होगी। मानसिकता बदली तो। अब आप हमें ये बताइए कि वीडियो की जो जर्नी स्टार्ट हुई वहां से लेकर यहाँ तक आप आए, तो इसके बीच में ऐसा कुछ हुआ, ऐसे कोई कहानी किस्सा हुआ हो जो आप लोगों के साथ हुआ हो? जैसे कि गर्व की बात कर लेते हैं तो हमारे गांव के पड़ोस में लुनेरा करके गांव, वहाँ पे शिव गौशाला है जिसमें भगवत जी चल रही थी। तो उस समय पे हमने सोचा कि जाते हैं हम वहाँ गए तो उन्होंने हमको पहचाना, क्या भैया आप तो वही हो ना जो सच्चाई के साथ वीडियो बनाते हो। हमने कहा जी। तो उन लोगों ने हमें मंच पर बुलाया और हमें सम्मानित किया। सबसे पहले तो हमको ये गर्व की बात है कि आज हमने कुछ तो ऐसा किया कि उन लोगों ने हमें सम्मानित किया। लोगों का प्यार मिल रहा है। हाँ। और दूसरी चीज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा किस्सा हुआ था कि हम दोनों इतने बड़े नहीं थे कि हमें ऐसी जगहों से कॉल आए। हमने कभी एक्सेप्ट नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें सीएम हाउस से कॉल आएंगे। एक बार हुआ ऐसा कि एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को डिलीट करवाने के लिए एक कॉल आता है हमारे पास, और रात में आता है। जयंत जी से नंबर मांगे किसी ने आईडी पे, और जयंत जी जो हैं उस वक्त नए नए वीडियो बना रहे थे, तो हमें लगा था कि कोई भाई है अपना, कोई फैन है, दे देते नंबर। उसको नंबर दिए तो उस व्यक्ति ने रात को समथिंग 11:30 बजे कॉल किया और व्हाट्सएप कॉल आया, और उसपे उसकी जो डीपी थी वो सीएम हाउस के पास की डीपी थी। तो जाहिर सी बात है कि सीएम हाउस के पास में हर कोई जा नहीं सकता है। समझ गए कि कोई उनका साथी ही है। अब उस रात को उसे इग्नोर किया और दूसरे दिन फिर हमने बात करी। तो उसका कहना यह था कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग गलत हो। उस वीडियो की हमने बकायदा पुष्टि करी। कौन सा वीडियो था? एक किसान की मौत के ऊपर वीडियो था। मेरी आईडी पे पिन है वो। अभी है पिन है, दूसरे तीसरे नंबर पे पिन है, आप देखना वीडियो, और जो दर्शक हैं वो भी देखना। तो उस वीडियो को डिलीट करवाने के लिए जो है 3 दिन से उन लोगों का कॉल आया, और सबसे मुझे उस चीज में मजे इसलिए आए कि यार हम गलत नहीं है, फिर भी कम से कम 3 से 4 जने उस चीज को गलत साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं भैया आप गलत ही हो, आप भले कुछ भी बना रहे हो, मतलब आपने अगर इसमें सीएम साहब का नाम ले लिया मतलब आप गलत हो। और आखिर में जाके जब उनको हमने सारी जानकारियां दी तो उनका बाद में ये कहना था कि चलिए भैया माफ कर दीजिए, आप गलत नहीं हो, हम गलत हैं। वो चीज मुझे आज भी याद रहती। हाँ, आपकी आवाज इतनी बुलंद हो गई है कि सत्ता के गलियारों से होकर आपकी आवाज निकलती है। हमारी आवाज इतनी तो गई कि उन्हें उनके कानों तक पहुंच गई। और इसके अलावा कोई कहानी किस्सा? कहानियां तो बहुत सारी। आप दोनों के बीच की बताओ। हम दोनों की तो बीच की क्या है कि मेरे ख्याल से ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को महान समझते हैं, खुद को बड़ा समझते हैं। अब इनके हिसाब से ये मुझे क्या समझते हैं ये मैं बता नहीं सकता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि मैं तो कम बोल रहा हूँ, भैया ही ज्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं को थोड़ा कमजोर मानता हूँ। मैं मुझसे ऊपर में भैया को मानता हूँ, इसलिए मैं जवाब देने से पहले भैया पर निर्भर करता हूँ कि भैया सही जवाब देंगे। इनके हिसाब से मैं एक ओवर कॉन्फिडेंट आदमी हूँ जो खुद को कहीं भी कैसे भी रंग में ढल सकता हूँ, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। यह है कि एक तराजू के जो दोनों सिरे रहते हैं वो बराबर रहते हैं। बराबर। अगर एक में भी ज्यादा कम वजन रहा तो वो कभी भी खिसक सकते हैं, और मैं ऐसा ही मान के चलता हूँ कि अगर दोनों बराबर में रहे तो लंबा टिकेंगे, वरना एक को किसी को गिरना ही। हाँ, नहीं तो वो ऐसे हो जाएगा, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। हाँ वही है। नहीं, बहुत अच्छा है, आप दोनों बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो और आप लोगों के साथ मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पॉडकास्ट धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत खुशी है कि आपने हमें इस काबिल तो समझा कि आपने आपके पॉडकास्ट में यहाँ पर बुलाया कि चलो इनसे भी कुछ। नहीं, हमारा तो ऐसा था कि आप हमेशा सत्ता से, सिस्टम से और बेरोजगारी और जनता के सवाल पूछते थे। हमें लगा कि हम आपसे सवाल करें। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और अच्छा उस चीज में लगा कि जिन लोगों ने कमेंट में जो सवाल पूछे उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि वाकई में लोग ऐसे युवा भी हैं जो युवाओं से सवाल पूछना चाहेंगे। नहीं, अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका और हमारा दोनों के प्रश्न मिलकर एक संवाद तैयार किया हमने, और वही संवाद आज यहाँ पर पूरा आपकी परीक्षा लेकर हम आए थे। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि जीवन में जब भी आपको जरूरत लगे आप सवाल पूछना, मैं जवाब लेने के लिए तैयार हूँ। जनता का ऐसे ही सपोर्ट आगे भी बना रहेगा तो हम सत्ता की वो गलियारे तक भी जाएंगे जहाँ पर हमें जनता के सवाल पूछने हैं। मेरी परमपिता परमेश्वर से ये मेरा प्रार्थना रहेगी कि आप भी बहुत आगे तक जाओ। आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं, भगवान करे कोई ऐसे भी व्यक्ति बैठे जिनका आपने सोचा ना हो। जरूर कोशिश रहेगी। बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय हिंद। हाँ।
बिल्कुल, आज आप लोगों के जो कमेंट थे उनका जवाब मैंने इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम दोनों ने जवाब दिए हैं। अब मैं आप लोगों से एक और विनती करना चाहूंगा कि ये पॉडकास्ट अगर आपने पूरा देखा होगा तभी मेरी ये लाइनें आपको लास्ट में याद रहेगी। आगे भी अगर मेरे कुछ वीडियो आए और अगर उनमें कुछ गलतियां हो तो आप बिल्कुल इन गलतियों का विरोध आपकी स्टोरी लगाकर या फिर मेरी रील के अंदर कमेंट करके दे दीजिएगा। और अगर हम दोनों में से कभी भी कोई भी अगर आपको किसी गलत रास्ते पर नजर आए तो बिल्कुल आपको हमें रोकने का पूरा हक है। अगर इस पॉडकास्ट के अंदर कुछ कहा सुनी या फिर कुछ गलत बातें बोल दी गई हो तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहूंगा। और आप लोगों का सपोर्ट आगे भी ऐसे ही मिलता रहे, बस यही आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत।